चलिए नमस्कार। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे डब्ल्यूटीओ के बारे में। देखो अब तक हमने दो महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संगठन को कवर किया है। एक था आपका आईएमएफ, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, और दूसरा था आपका वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक। इन दोनों को मैंने कवर कर दिया है। अगर आपने इसके वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप जाकर के उसको देख सकते हो। फिलहाल आज के इस वीडियो में डब्ल्यूटीओ यानी कि विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसमें डिटेल में क्या क्या देखने वाले हैं, जो जो भी सारी चीज़ें आप स्क्रीन पर अभी देख रहे हो, जितने टॉपिक, उससे थोड़ा ज़्यादा ही कवर करने वाले हैं हम लोग इस वीडियो में। पढ़ के थोड़ा आपको बता देता हूँ। जैसे इसका विकास कैसे हुआ डब्ल्यूटीओ का। पहले GATT हुआ करता था, उससे निकल करके आपका बना डब्ल्यूटीओ। मतलब पहले डब्ल्यूटीओ के पहले जो संगठन था वो GATT था। ठीक है, तो दोनों में क्या डिफरेंस है एक बार समझ लेना जरूरी होता है। जो विश्व व्यापार संगठन आपका बना, उसके क्या उद्देश्य थे, क्या विशेषता है इसकी, कौन कौन से मूल सिद्धांतों पे ये काम करता है, SCM नाम की एक चीज़ होती है, संरचना इसकी कैसी होती है डब्ल्यूटीओ की, कुछ ज़रूरी जो समझौते हुए हैं जहाँ से सवाल आपके बार बार बनते हैं। जैसे आपका एग्रीकल्चर का एक है, GATS है, ट्रिप्स है, SPS है, TBT है, ट्रिम्स है। ये सारी चीज़ें क्या है, इसकी चर्चा हम लोग डिटेल में इस वीडियो में करेंगे। भारत का संबंध डब्ल्यूटीओ के साथ कैसा रहा है और वर्तमान में किन किन चुनौतियों का ये सामना कर रहा है। कुछ ज़रूरी जो सम्मेलन हुए, हर 2 साल पे इसका सम्मेलन होता है, तो कुछ कुछ जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट फैसले लिए गए हैं, उन कुछ सम्मेलनों की चर्चा आज के इस वीडियो में करेंगे। तो इन सारी चीज़ों को आज के इस वीडियो में हम लोग एक एक करके समझेंगे ताकि आपका डब्ल्यूटीओ से रिलेटेड कोई भी डाउट्स ना रहे। चलो सबसे पहले समझते हैं कि डब्ल्यूटीओ होता क्या है। देखो ये अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो क्या करती है कि पूरे विश्व में जो व्यापार हो रहा है एक देश से दूसरे देश के बीच में, ठीक है, उसको ये देखरेख करती है, उसको नियंत्रित करती है, उसके लिए नियम बनाती है, सारी चीज़ें करती है। जैसे एक क्रिकेट मैच जब होता है, कोई भी मैच जब होता है, तो उसमें देख रेख करने वाले अंपायर्स होते हैं। एक थर्ड अंपायर होता है, एक फील्ड अंपायर होता है, जो भी चीज़ें होती है। तो वो क्या करेगा कि जितनी भी लोग वहाँ पे खेल रहे हैं, जितने भी प्लेयर्स हैं, जितने भी खिलाड़ी हैं, वो क्या नियमों को फॉलो कर रहे हैं, सही से खेल खेल रहे हैं कि नहीं खेल रहे हैं, तो उनके लिए देख रेख कौन करता है, वो अंपायर करता है। उसी तरीके से जो विभिन्न देशों के बीच पूरे विश्व में व्यापार चल रहा होगा, इस व्यापार को देखने के लिए कौन खड़ा है, यहाँ पे अंपायर कौन है, ये है आपका डब्ल्यूटीओ, विश्व व्यापार संगठन। ठीक है, तो जब भी आपसे पूछा जाए कि डब्ल्यूटीओ क्या है, तो आप कहेंगे कि ये क्या है, एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो देशों के बीच होने वाले व्यापार को नियंत्रित करता है और विनियमित करता है, रेगुलेट करता है, यानी कि उससे संबंधित नियम कायदे बनाता है, रेगुलेशंस बनाता है। उद्देश्य क्या है इसका? उद्देश्य यही है कि पूरे विश्व में जो व्यापार है देशों के बीच, अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापार है, वो सुचारू रूप से और स्वतंत्र रूप से जो है वो, यानी कि जो बाधाएं हैं व्यापार में, उसको कैसे जो है वो कम से कम किया जाए और उसको खत्म किया जाए एक लेवल के बाद। ठीक है, तो ताकि जो व्यापार है वो फ्रीली होता रहे, आराम से होता रहे। स्थापना इसकी कब हुई थी? हालांकि हम लोग इसका पूरा का पूरा भी एवोल्यूशन देखेंगे कैसे हुआ था, बट एक आपको बता देता हूं कि 1995 में, 1 जनवरी 1995 में माराकेस, मोरक्को में एक जगह पड़ती है, वहाँ पे एक समझौता होता है और उसके तहत डब्ल्यूटीओ की जो है वो स्थापना होती है। तो माराकेस एग्रीमेंट आपको याद रखना है। ठीक है, मुख्यालय कहाँ है इसका? जिनेवा में है, स्विट्जरलैंड में है। सदस्यों की बात अगर हम करें तो वर्तमान में 166 देश जो है वो डब्ल्यूटीओ के सदस्य हैं। अगर हम इस 166 देश की अर्थव्यवस्था को देखें, इसके बीच जो व्यापार हो रहा है उसको देखें, तो आपको यहाँ पे पता चलेगा कि लगभग जो पूरे विश्व का 98% के आसपास जो व्यापार है वो इन देशों के द्वारा कवर किया जाता है। यानी कि जो डब्ल्यूटीओ है वो लगभग विश्व के 98% होने वाले व्यापार की निगरानी कर रहा है, देखरेख कर रहा है। इस संगठन का दायरा इतना बृहद है। ठीक है, तो ये हो गया आपका। महानिदेशक एक होता है इसमें, जैसे कोई भी कंपनी का एक CEO होता है, उसी तरीके से डब्ल्यूटीओ का भी एक महानिदेशक होगा, वर्ल्ड बैंक का आपका होता है, उसी तरीके से IMF का होता है। तो महानिदेशक, डायरेक्टर जनरल कौन है? इनका नाम है डॉक्टर नगोजी ओंकोजो इवेला। ये कहाँ की है? ये अफ्रीका की है, और ऐसा अफ्रीका से बनने वाली ये पहली अफ्रीकी महानिदेशक है, और चूंकि ये महिला है तो पहली महिला महानिदेशक भी है आपका कहाँ की? डब्ल्यूटीओ की। तो ये एक परिचय हो गया आपका डब्ल्यूटीओ का। अब देखते हैं कि डब्ल्यूटीओ का विकास जो है, एवोल्यूशन हुआ समय के साथ कैसे हुआ है। तो जो पिछला 2 वीडियो हमने कवर किया, एक आपका IMF का और दूसरा आपका वर्ल्ड बैंक का, ये क्या था? ये है आपका ब्रिटेन वुड्स इंस्टीट्यूशन, इसको कहा जाता है, ब्रिटेन वुड्स जुड़वा कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसका जो निर्माण है वो 1944 में जो ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन हुआ उससे हुआ। तो वो ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस आखिर क्यों जरूरत पड़ा था कंट्री को कि एक सम्मेलन बुलाए, बाकी सारी जो कंट्रीज है वो इकट्ठा हो, क्यों जरूरत पड़ी थी? तो बैकग्राउंड जो आपको मैंने दिया था, चलो यहाँ पे थोड़ा सा दे देता हूँ। 1939 के आसपास क्या होता है, द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होता है, और उससे पहले 1929 में एक बहुत बड़ी आर्थिक मंदी, ग्रेट डिप्रेशन आ चुका होता है विश्व में, अमेरिका में, और पूरे विश्व को प्रभावित करता है।
और उसके बाद वर्ल्ड वार आपका हो गया दूसरा। हुआ क्या कि पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई। तो यहाँ पे उसको सॉल्व करने के लिए, विश्व की अर्थव्यवस्था को वापस से बचाने के लिए, उसको रिकवर करने के लिए ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस बुलाया जाता है 1944 में। 44 देश यहाँ पे आकर के बैठते हैं उसके प्रतिनिधि, और यहाँ पे चर्चा होती है, और दो बहुत ज़रूरी अंतर्राष्ट्रीय संगठन यहाँ पे निकल करके आते हैं। एक होता है आपका आईएमएफ, जो भुगतान संतुलन का मसला होता है वो देखता है, और एक होता है आपका विश्व बैंक, जो विकासात्मक कार्य होता है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना है, बाकी सारी चीज़ें करनी है, वो आपका विश्व बैंक संभालता है। इन दोनों संस्थाओं की संरचना होती है। लेकिन एक और चीज़ की ज़रूरत थी, उसकी भी तो बात वहाँ पे होनी चाहिए थी ना। बात एक्चुअल में होती है, लेकिन ये चीज़ें थोड़ी सी अलग तरीके से होगी। यानी कि देखो, आपने भुगतान संतुलन के लिए अलग बना दिया कि विनिमय दर स्थिर करे। ये आईएमएफ में हमने ये सब देखा है सारी चीज़ें, विश्व बैंक में हमने देखा है कि वो सारी चीज़ें, उसकी संरचना की हुई, क्या चीज़ें कवर करता है वो। लेकिन जो देशों के बीच व्यापार हो रहा था युद्ध के कारण, ये भी आपका प्रभावित हुआ, तो इसको भी वापस रिकवर करने की जरूरत थी। तो इसी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के मसले को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे 1948 में हवाना चार्टर लाया जाता है। हवाना चार्टर बेसिकली क्या था कि एक समझौते का डॉक्यूमेंट आप समझ लो, जिसमें आपके बहुत सारे नियम कायदे थे जो देशों को फॉलो करने थे। इसकी बातचीत चल रही थी। देखो, जब कोई भी अंतर्राष्ट्रीय समझौता होता है, चाहे हवाना चार्टर हो चाहे कोई और हो, तो उसमें क्या होता है कि जितने भी आपके विश्व के प्रमुख देश हैं उस पे उसको सहमति देनी पड़ती है। मतलब वो उस चार्टर को अगर सहमति देंगे, उस नियम को सहमति देंगे, तभी जाकर के वो नियम प्रभावी हो पाता है। यहाँ पे क्या होगा कि अमेरिका इससे बैक कर जाएगा कि अमेरिका मतलब इसको पुष्टि नहीं करता है, जिसके कारण ये हवाना चार्टर आता ही नहीं अस्तित्व में। और यहाँ पर जो प्रस्ताव था कि एक आईटीओ बनाएंगे, इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जैसे आपका अभी डब्ल्यूटीओ है, उस समय आईटीओ की बात हुई थी, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन की बात हुई थी। ये अस्तित्व में आता ही नहीं है। उसके बाद लेकिन एक कोई नियम कायदा तो चाहिए था ना भाई, व्यापार तो होगा ही होगा। अब व्यापार क्या है कि अभी एक देश से आप सामान लेके जाओ, दूसरा देश उस पर आपका हो सकता है कुछ ड्यूटी लगा दे, कुछ टैक्स ज़्यादा लगा दे, या वो दूसरा देश बोले कि हम आपके सामान को आने नहीं देंगे। ऐसा ही सब देश करने लगे तो क्या होगा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। एक देश से दूसरे देश में सामान भेजना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए एक अल्टरनेट व्यवस्था के रूप में जब आईटीओ नहीं बना, तो देशों ने क्या किया कि जीएडबलटी बनाया, गैट बनाया। गैट का मतलब जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। एग्रीमेंट है एक तरह का, समझौता है एक तरीके का, किस पे, टैरिफ पे और ट्रेड पे। टैरिफ क्या होता है, जैसे टैक्स होता है ना, उसी तरीके से टैरिफ होता है। शुल्क इसको बोलते हैं हिंदी में। जैसे जब कोई देश का सामान किसी देश में प्रवेश करेगा तो कुछ सीमा शुल्क वगैरह लगेगा, यही आपका टैरिफ होता है। ट्रेड क्या होता है, ट्रेड का मतलब व्यापार है। यानी कि जो जीएडबलटी था, वो 23 देश टोटल थे उस समय, वो साथ में बैठे और उन्होंने एक समझौता बनाया, एक नियम कायदा बना लिया। जैसे हवाना चार्टर था, उसी तरीके से एक समझौता बनाया। कहाँ पे, जिनेवा में गैट की स्थापना यहाँ पे की जाएगी। कब, अक्टूबर 1947 में। लेकिन ये प्रभावी कब होता है आपका, 1948 में आकर के, जनवरी 1948 में प्रभावी होगा। तो बेसिकली गैट अगर पूछा जाए तो ये क्या था, ये 23 देशों के द्वारा हस्ताक्षरित एक समझौता था, जो कि आपका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुचारू तरीके से चलाने के लिए जो है वो बनाया गया था। ये कोई संस्था नहीं थी डब्ल्यूटीओ की तरह। डब्ल्यूटीओ तो बाद में बनेगा, लेकिन क्या था, गैट एक तरीके का समझो कि बस एक नियमों का समूह था, जिसपे कुछ देश जो सहमत थे, और ये चीज़ें चलती रहेगी। हालांकि शुरुआत में 23 देश ने इस पे हस्ताक्षर किया था, लेकिन धीरे धीरे जो इसके हस्ताक्षर करने वाले देश होंगे, इसकी संख्या बढ़ती जाएगी, और बाद में 120 के आसपास जो है ये संख्या पहुंच जाती है जब डब्ल्यूटीओ बनता है उस समय तक। ठीक है, तो कब से कब तक काम करेगा ये, प्रभावी हुआ था आपका 1948 में, और 1994 तक ये है जो विश्व व्यापार के लिए काम करता रहता है, जो आपका जीएडबलटी होता है। लेकिन जीएडबलटी में एक समस्या थी। क्या समस्या क्या थी, देखो पहले आपको एक डिफरेंस समझाता हूं आपको जीएडबलटी में और डब्ल्यूटीओ में, जो आज के समय में आप देखते हो। जैसे जो जीएडबलटी था वो क्या था, सिर्फ नियमों का एक सेट था। एक नियमों का क्या था, एक दस्तावेज था जिस पे सारे देश सहमत थे। कोई संस्थागत, कोई स्थायी आपका इंस्टीट्यूशन नहीं था। कोई ऐसा नहीं कि कोई बहुत बड़ा हेडक्वार्टर था, सारी चीज़ें वहाँ पे हो रही थी, नहीं। कोई इसकी जो है वो संस्थागत स्वरूप उसको नहीं प्रदान किया गया था। लेकिन डब्ल्यूटीओ आपका क्या है कि इसका एक प्रॉपर ये अंतर्राष्ट्रीय एक संस्था ही होती है, इसका प्रॉपर सचिवालय है, मंत्रिस्तरीय बैठक होती है इसमें, इसके प्रॉपर स्टाफ होते हैं। मतलब एक प्रॉपर जो है वो संस्था बनाई गई जो व्यापार के लिए, आपका विश्व व्यापार के लिए काम कर रही है। लेकिन जीएडबलटी के साथ ये समस्या, मतलब कि ये जो सुविधा थी वहाँ पे उपलब्ध नहीं थी। चलो ये भी उतनी बड़ी समस्या नहीं थी। सबसे बड़ी समस्या ये थी कि जो जीएडी मतलब जो आपका गैट था, वो सिर्फ और सिर्फ वस्तुओं के व्यापार के लिए लागू होता था। यानी अगर किसी देश ने चावल भेजा एक से देश से दूसरे देश, तो उस पर लागू होता था। किसी देश ने आपका
कोई और सामान भेजे, जो भी आपका जो फिजिकल वस्तुएं भौतिक वस्तुएं होती है, वस्तुएं आप देख सकते हो, जो जितने भी सारे अभी आप आसपास अपनी नज़र दौड़ाओ, जो आपका लैपटॉप है, जो आपका पेन है, जो आपकी कॉपी है, जो आपका किताब है, ठीक है, जितनी भी सारी चीज़ें वस्तु हो सकती है, उसी के बारे में ये डील करता था। उसका अगर व्यापार हो रहा है तब GATT लागू होता था, नहीं तो नहीं। लेकिन क्या है कि समय के साथ क्या हुआ कि सेवाओं का व्यापार भी शुरू हुआ। जैसे अभी भाई एक देश सॉफ्टवेयर बनाया, दूसरे देश को बेच दिया, ठीक है, टूरिज्म आपका बढ़ा, जब जब ग्लोबलाइजेशन वगैरह आया, फिर आप बहुत सारी मतलब बहुत सारी सेवाएं, बैंकिंग सेवाएं बढ़ गई, आपका पर्यटन सेवाएं बढ़ गई, ठीक है, ये सारी सेवाओं का विस्तार होना शुरू हुआ, तो इसका व्यापार हो रहा था। लेकिन GATT क्या है, गैट जो है इसको कवर ही नहीं कर रहा था। तो यहाँ पे समस्या होनी शुरू हुई कि अब इसको टैकल करने के लिए अब क्या किया जाए। तो जाहिर सी बात है एक नए संस्था की ज़रूरत थी, एक नए ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत थी, जो आपका वस्तुओं के व्यापार को तो कवर करे ही, साथ में सेवाओं का जो व्यापार होता है उसको भी कवर करे, ये जो बौद्धिक संपदा अधिकारों का आपका जो आदान प्रदान होता है उसको भी कवर करे। इंटेलेक्चुअल जो प्रॉपर्टी होती है, बौद्धिक संपदा, जैसे कॉपीराइट्स का मसला हो गया, पेटेंट का मसला हो गया, जो ट्रेडमार्क वगैरह का मसला है कि एक देश, जैसे अभी गूगल आपका अमेरिका में है, लेकिन गूगल का ट्रेडमार्क है कि गूगल के नाम से कोई और कंपनी भारत में नहीं बना सकता। तो भारत क्यों मानेगा उस चीज़ को? जब तक कोई नियम कायदे होंगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे तभी तो ये सारी चीज़ें करने की ज़रूरत थी। तो इसको लागू करने के लिए क्या है, आपका यहाँ पे WTO बनेगा, देखेंगे अभी कैसे बनेगा। उसके बाद और क्या देखो डिफरेंस है इसमें, तो यहाँ पे जो विवाद निपटारे, जैसे कोई कोई दो देश है उसके बीच विवाद हो गया, मान लो भारत और अमेरिका के बीच विवाद हो गया किसी भी चीज़ को लेकर के, आपका शुल्कों को लेकर के विवाद हो गया, या फिर किसी चीज़ की, भारत ने बोला हम आपका सामान आने नहीं देंगे, अमेरिका ने बोला कि हम आपका सामान आने नहीं देंगे, तो इसका कोई सॉल्यूशन तो निकलना चाहिए ना भाई इस विवाद को, ठीक है। तो क्या GATT के पास कोई आपका गैट जो था उसके पास इस विवाद को निपटाने के लिए बहुत अच्छी कोई प्रणाली नहीं थी, थोड़ी बहुत थी प्रणाली, बहुत अच्छी कोई प्रणाली नहीं थी। इवन कि ये कोई फैसला, मान लो कि विवाद हुआ, दोनों देश यहाँ पे गए GATT में, और GATT ने कोई फैसला सुनाया, मान लो कि भारत ने बोला फिर अमेरिका ने बोला हम तुम्हारे फैसले को नहीं मानते, तो कोई दिक्कत नहीं होती, तो कोई ऐसा पेनल्टी वगैरह नहीं लगता था। लेकिन जब आपका WTO बनेगा, तो जब भी कोई फैसला, यहाँ पे आप देखोगे कि एक तो विवाद सुलझाने के लिए एक प्रक्रिया है, और वहाँ से भी कोई देश संतुष्टि नहीं होता है, तो फिर एक अपीलीय प्राधिकरण भी उसके अंतर्गत WTO के तहत जो है वो बनाया गया है। और यहाँ पे जो फैसला होता है वो सदस्यों को मानना पड़ता है एक तरीके से, ठीक है, तेज फैसला होता है, ऑटोमेटिक है, मतलब स्वचालित है, मतलब बहुत फास्ट तरीके से फैसला होगा, और यहाँ पे सदस्यों को उसको कंपैरेटिवली यहाँ पे ज़्यादा बाध्यकारी है आपका ये गैट के मुकाबले। तो ये आपका डिफरेंस है WTO और गैट में। तो आपको समझ में आ गया कि गैट में जो है वो खामियां क्या थी। इसी को लेकर के विश्व को समझ में आ जाता है कि अब एक हमें नए संस्था की ज़रूरत है, और यहाँ पे 1986 में जो है वो बातचीत शुरू होती है उरुग्वे में। इसको उरुग्वे राउंड की बातचीत बोलते हैं, उरुग्वे दौर की बातचीत बोलते हैं। ये जो बातचीत है आपका 8 साल तक लगातार चलती है, 1986 से लेकर के आपका 97, कितना साल हो गया, लगभग 8 साल हो गया। और 8 सालों के बाद ये जो आपका मोरक्को में माराकेस नाम की एक जगह है, सिटी है, 1994 में यहाँ पे एक समझौता होता है देशों के बीच, और जन्म होता है विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है। तो ये आपकी पूरी की पूरी जर्नी थी कि कैसे यहाँ पे WTO का जो है वो विकास हुआ, डेवलपमेंट हुआ, इवोल्यूशन हुआ। इसकी उद्देश्य क्या है और विशेषताएं क्या है, इस चीज़ को समझ लेते हैं। तो सबसे पहला इसका उद्देश्य है कि व्यापार के जरिए जो लोगों की आय है उसको बढ़ाओ। जब आप देशों के बीच ज़्यादा व्यापार होगा तो लोग ही तो उसको बेचेंगे या फिर खरीदेंगे। जैसे अगर कोई चावल, भारत चावल बेच रहा होगा तो चावल कौन उगा रहा होगा, किसान उगा रहे होंगे। भारत अगर सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट कर रहा होगा तो सॉफ्टवेयर कौन बना रहा होगा, कोई कंपनी बना रही होगी, कंपनी में लोग काम कर रहे होंगे। तो इस तरह से व्यापार के माध्यम से आय को बढ़ाना, आय बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है कि जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, जीवन की जो गुणवत्ता है उसमें सुधार आएगी। फिर जब ये सारी चीज़ें होगी तो लोगों को रोजगार मिलेगा। जब देश विकसित करेगा, व्यापार बड़े पैमाने पे होंगे तो क्या होगा, आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। जब आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा तो बड़े पैमाने पे क्या होगा कि लोगों को रोजगार वगैरह मिलना शुरू होगा। तो ये भी इसका एक उद्देश्य है कि रोजगार को बढ़ावा दिया जाए। फिर ये जो व्यापार हो रहा है, ये जो सारी चीज़ें आपका विकासात्मक कार्य होगा, इसके द्वारा व्यापार वगैरह होगा, इसमें WTO ये भी ध्यान रखती है कि इसका जो सारा का सारा चीज़ होगा वो किसी तरीके से पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाए, बहुत सारा पॉल्यूशन वगैरह ना करे, और मतलब कि ये विकास जो है वो सतत रूप से हो, सस्टेनेबल हो। ठीक है, बिना सस्टेनेबल डेवलपमेंट या फिर सतत विकास का मतलब ही होता है कि जो आगे आने वाली पीढ़ी है
उसके हितों को संरक्षित रखो और साथ में अपनी ज़रूरतें भी पूरी कर लो। यानी कि आप ऐसा ना हो कि संसाधन पूरा ख़त्म कर दो अभी, ताकि जो आने वाली पीढ़ी है उसके लिए कुछ बचे ही नहीं। भाई आपकी जो पीढ़ी थी पहले वाली, उसने आपके लिए बचाया, तभी तो आप इस्तेमाल कर पा रहे हो। आज के समय में लोहा इस्तेमाल कर पा रहे हो, बाकी सारी चीज़ इस्तेमाल कर पा रहे हो। उसी तरीके से जब आप भविष्य की पीढ़ी को ध्यान में रखते हुए वर्तमान लेवल पे आप अपना विकास करते हो, उसको सतत विकास कहा जाता है। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो डब्ल्यूटीओ का एक उद्देश्य है कि चलो ये सारी चीज़ें भी करो, पर्यावरण वगैरह का सुरक्षित रखो। उसके बाद ये विकासशील देशों के लिए थोड़ा सा ज़्यादा आपका उसको समर्थन वगैरह प्रोवाइड करता है। जैसे अभी एक आपका अमीर आदमी है कहीं पे, एक आपका बहुत सारे गरीब आदमी है। तो अमीर आदमी तो चलो विकसित हो गया, थोड़ा सा उसके पास पैसा वगैरह है, वो अपने आप को संभाल लेगा। लेकिन संभालने की ज़रूरत किसको है ज़्यादा? जो गरीब लोग हैं उसको आप विकसित करो, उसको रोजगार दो, ये सारी चीज़ें करो। उसी तरीके से विश्व में क्या है कि कुछ आपका विकसित देश है, जैसे अमेरिका हो गया, यूरोप के कुछ देश हो गए, और सामने आपके अफ्रीका के कुछ देश हैं। ये पूरे के पूरे गरीब देश हैं, मतलब पूरे के पूरे नहीं है बट बहुत सारे गरीब देश हैं वहाँ पे। कुछ इससे थोड़े से अच्छे कंडीशन में, जिसको हम विकासशील देश बोलते हैं, कैटेगरी होती है ना, 3 कैटेगरी में बेसिकली बांटते हैं। एक आपका विकसित, दूसरा आपका विकासशील, और तीसरा होता है आपका लीस्ट डेवलप कंट्री, जिसको बोलते हैं एलडीसी, यानी कि गरीब देश जो होते हैं। ठीक है, तो जो भी विकासशील देश है, जो भी गरीब देश है, उनको क्या करना, उनको उनके बीच व्यापार ज़्यादा हो, व्यापार की प्रक्रिया में ज़्यादा भागीदार कर पाए, इसके लिए आपका यहाँ पे डब्ल्यूटीओ काम करता है, इसका उद्देश्य। ठीक है, तो ये सारे आपके ऑब्जेक्टिव हो गए। बेसिक प्रिंसिपल क्या है इसके, जो जो वर्ल्ड के बीच व्यापार हो रहा है, जो ट्रेडिंग सिस्टम है पूरा का पूरा, इसके क्या मूल सिद्धांत है, इसको समझते हैं। सबसे पहला है आपका नॉन डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि गैर भेदभाव का सिद्धांत। इसमें 2 चीज़ें आती है। एक आपका आता है MFN का स्टेटस, इसका नाम कहीं ना कहीं आपने सुना होगा, मोस्ट फेवर्ड नेशन, यानी कि सर्वाधिक तरजीही राष्ट्र इसको बोलते हैं, तरजीही राष्ट्र। ठीक है, यानी कि फेवर्ड राष्ट्र। अभी आपको सुनने में लग रहा होगा कि ऐसा हो सकता है कि एक देश दूसरे देश को क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा फेवर करेगा। नहीं, इसका उल्टा होता है। अगर किसी देश ने किसी देश को ज़्यादा फेवर किया, यानी कि कोई, जैसे बहुत देशों के बीच व्यापार हो रहा है, मान लो कि भारत के का व्यापार हो रहा है यूएसए से, यूएई से, ठीक है, सिंगापुर से, जापान से, अगर इसमें से एक देश के साथ भारत क्या करता है, उसको कुछ विशेष छूट प्रोवाइड करता है। मान लो कि सारे देश पे भारत 40% इंपोर्ट ड्यूटी लगा रहा था, आयात शुल्क लगा रहा था, एक देश को बोले कि हम आपसे 10% लेंगे, तो यहाँ पे डब्ल्यूटीओ बोलेगा कि अगर आप ऐसा करते हो एक देश के साथ, तो बाकी सारे सदस्यों के साथ भी आपको यही चीज़ करनी पड़ेगी, इतनी ही छूट देनी पड़ेगी। अगर आपने 40% की जगह एक को 10% छूट दिया है, तो आप बाकी को भी 10% छूट दो। ठीक है, तो इसमें आपका ये सिद्धांत को हमेशा फॉलो करेगा कि भेदभाव यहां पे नहीं करना भाई, एक के साथ अच्छा मत करो, बाकी के साथ बुरा मत करो। क्लियर? लेकिन यहां पे एक एक्सेप्शन है, अपवाद है। कौन सा अपवाद है? FTA, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। अगर मान लो भारत किसी देश के साथ, सिंगापुर के साथ या फिर यूएई के साथ कोई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करता है, या फिर कुछ देश मिलकर के FTA साइन करते हैं, ठीक है, तो उसमें ये छूट दी जा सकती है, ऐसा डब्ल्यूटीओ खुद ही बोलता है। क्यों? क्योंकि देखो अब व्यापार बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है डेवलपमेंट बढ़ेगा, लोगों को रोज़गार मिलेगा, जो भी सारे इसके पीछे उद्देश्य हमने देखे वो सारी चीज़ें आपके फुलफिल होगी। और डब्ल्यूटीओ का काम ही है कि थोड़ा व्यापार वगैरह थोड़ा सा अच्छे से बढ़ सके। तो यहाँ पे भेदभाव को तो ये ख़त्म करता है, लेकिन साथ में ये एक सुविधा भी देता है कि आप फ्री ट्रेड एग्रीमेंट वगैरह भी यहाँ पे आप कर सकते हो। दूसरा आपका भेदभाव वगैरह में आती है आपका राष्ट्रीय व्यवहार। इसमें क्या होता है कि अगर जैसे ये भारत है, भारत में आपको भारत का भी सामान बिक रहा होगा, जो भारतीय कंपनियां होगी, और बाहर से कोई सामान आ रहा होगा वो भी बिक रहा होगा। जैसे मान लो कि यूएसए का कोई सामान भारत में आता है, जैसे टेस्ला की कार आ गई, और भारत में सुजुकी है, आप सुजुकी हालांकि जैपनीज कंपनी है, मारुति हो गया आपका, जो भी महिंद्रा है आपका, यहाँ पे टाटा है। तो यहाँ पे एक बारी जब कोई विदेशी कंपनी का सामान आ गया, तो आप जो अपने देश की कंपनी के सामानों को जो आप ट्रीटमेंट दे रहे हो, उसके साथ जो व्यवहार कर रहे हो अपने देश के सामान के साथ, वही व्यवहार आपको जो विदेशी सामान आया है उसके साथ भी आपको करना पड़ेगा। यानी कि एक बार ये आपके बॉर्डर के भीतर दाखिल हो गया तो फिर ऐसा कुछ नहीं करोगे कि हमारा अपना जो मेड इन इंडिया सामान कौन है या फिर मेड इन चाइना सामान है उसको आप मतलब उस पर ज़्यादा टैक्स वैक्स लगा दो, बाकी सारी चीज़ें कर दो। नहीं, नॉर्मल कंडीशन में कुछ चीज़ें हो सकती है, वो देखेंगे हम लोग कि जो आपका जब सब्सिडी का मसला आएगा वो सारी चीज़ें हम लोग बाद में कवर करेंगे इसी वीडियो में, ठीक है। बट यूजुअली जो क्या है कि जो भी आपके यहाँ सामान बिकेंगे, चाहे वो विदेशी कंपनी का हो चाहे वो घरेलू कंपनी का हो, सबके साथ आपको एक समान व्यवहार करना है। ये आपका डब्ल्यूटीओ का प्रिंसिपल है, सिद्धांत है। फिर आपका दूसरा है आपका मुक्त व्यापार का। पहला तो हो गया कि गैर भेदभाव का, दूसरा है FTA, यही वाला जो सिद्धांत है, ये वाला एक बारी इरेज करने दो।
मुक्त व्यापार में क्या बोलता है कि बातचीत के माध्यम से कुछ देश या फिर दो देश है वो क्या कर सकते हैं कि अपना जो शुल्क है, जैसे टैरिफ, दो तरीके का आपकी बाधाएं होती है व्यापार में, विश्व व्यापार में। एक होता है आपका टैरिफ बाधा और दूसरा होता है गैर टैरिफ बाधा, यानी कि टैरिफ बैरियर और नॉन टैरिफ बैरियर। ये जो आपका टैरिफ बैरियर है इसमें क्या आता है, टैरिफ का मतलब शुल्क, टैक्स एक तरीके का। तो जैसे कोई देश का सामान आए और भारत बोले कि हम तुम पे क्या करेंगे, आयात शुल्क लगा देंगे या सीमा शुल्क ज़्यादा बढ़ा करके लगा देंगे, तो क्या होगा, उस देश का सामान महंगा हो जाएगा, तो उसका सामान कम बिकेगा उस देश में। तो एक तरीके से बाधा उत्पन्न कर दी, एक देश के द्वारा बाधा उत्पन्न कर दिया गया ना, किस चीज़ के द्वारा, उस पर शुल्क लगा करके, टैक्स लगा करके, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम लोग, इस बाधा को टैरिफ बैरियर, टैरिफ बाधा, ठीक है, शुल्क बाधा आप इसको बोल सकते हो। दूसरे तरीके का बाधा होता है कि आप क्या करोगे, यहाँ नॉन टैरिफ बैरियर इसको बोलते हैं, कि कोई शुल्क वुल्क नहीं लगाओगे, कोई टैक्स वैक्स का मसला यहाँ पे नहीं होगा। यहाँ पे आप कुछ और तरीका अपना लोगे, जैसे यहाँ पे देश बोले कि नहीं, हम जो तुम्हारा सामान आ रहा है उस पर हम कोटा डिसाइड करेंगे, हम यहाँ पे कुछ लाइसेंस वगैरह जरूरी कर देंगे तुम्हारे लिए। अब लाइसेंस मिलेगा तभी तो बेच पाओगे। या फिर जैसे कोटा की बात हो गई कि चाइना मान लो भारत में 10 लाख फ़ोन बेचना चाह रहा है, भारत बोले कि नहीं, हम टोटल 1 लाख ही फ़ोन तुम्हारा यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे, तो 9 लाख तो फ़ोन इसके बिकेंगे नहीं भारत के, मतलब कि चाइना के भारत में, ताकि भारत मतलब अपनी इंडस्ट्री को आपका प्रोटेक्ट करने के लिए सारी चीज़ें करेगा। तो ये कोटा लगा दिया। अब क्या है कि व्यापार में बाधा आई, बिल्कुल आई, लेकिन क्या कोई शुल्क लगाया गया, नहीं लगाया गया। यानी कि जब बिना शुल्क लगाए हुए आप व्यापार में बाधा उत्पन्न करते हो तो उसको गैर टैरिफ बाधा, गैर शुल्क बाधा बोलते हैं, नॉन टैरिफ बैरियर। इसमें आपका कोटा, लाइसेंसिंग, एसपीएस जैसे सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी मेजर हो जाए। देखेंगे अभी हम कि जैसे भारत ने, अमेरिका ने बोला कि तुम्हारा जो आम आ रहा है भारत का, उसमें कुछ कीड़ा है या फिर बहुत अच्छी क्वालिटी का नहीं है, तो ये सब एसपीएस वगैरह में आता है। तो यहाँ तक क्लियर है, 2 सिद्धांत हो गए, तीसरा समझते हैं हम लोग, आराम से समझते जाना, ठीक है, वीडियो लंबा होने दो, समझ करके जाना यहाँ से। तीसरा सिद्धांत है अनुमेयता और पारदर्शिता का, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं प्रिडिक्टेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी। यानी कि जो भी व्यापार नीतियाँ हैं किसी देश की, वो तो या एक तो अनुमेय होना चाहिए, मतलब कि लोगों को पता हो कि आज जो पॉलिसी है, कल को जो पॉलिसी है उसमें बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं होगा। क्या पॉलिसी है वो लोगों को मालूम होना चाहिए, यानी कि आपका पारदर्शी होना चाहिए, प्रेडिक्टेबल होना चाहिए और स्थिर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज पॉलिसी कुछ है, कोई आपका इंपोर्टर वहाँ पे मतलब कि कोई जो देश है जैसे चाइना है, वो अमेरिका में जाकर के सामान बेचना चाहे, पता चले अमेरिका में पॉलिसी जो है वो कल को अचानक से बदल दिया जाए, तो ऐसा नहीं कि बिल्कुल बार बार आप बदल दो, स्थिर होना चाहिए वो पॉलिसी। और साथ में यहाँ पे एक टैरिफ बाइंडिंग का भी कॉन्सेप्ट है कि आप क्या कर सकते हो कि आपको टैरिफ जो है बिल्कुल फिक्स कर देनी है। जैसे अगर भारत ने कहा कि हम इंपोर्ट ड्यूटी 40% लगाएंगे, तो आप 40% से ज़्यादा नहीं लगा सकते। फिर आप ये कर सकते हो कि उसको कम कर दो, 30% लगा दो, 20% लगा दो, 10% लगा दो, ये तो चलो अच्छी चीज़ है, लेकिन आप 40% से ऊपर जो है वो मनमाने ढंग से नहीं बढ़ा सकते। इस चीज़ की बात करता है, इस सिद्धांत को बोलते हैं हम लोग अनुमेयता और पारदर्शिता का सिद्धांत। फिर चौथा है आपका विशेष और विभेदक व्यवहार का सिद्धांत, स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट। ये जो आपके कम विकसित देश हैं, जो विकासशील देश है, उनको बेनिफिट पहुंचाने के लिए, उनको थोड़ा सा एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट देने के लिए इस चीज़ को लागू किया जाता है, इस सिद्धांत को। जैसे भाई कुछ कमज़ोर बच्चे भी होते हैं क्लास में, तो आप उसको क्या करते हो, उसके लिए स्पेशल ट्यूटोरियल भी दे देते हो, कुछ स्पेशल क्लासेस उसके लिए देते हो। जो तेज बच्चा है चलो वो तो ठीक है, उसके लिए ज़रूरत नहीं है बहुत ज़्यादा चीज़ें करने की। उसी तरीके से जो विकसित देश है ऑलरेडी, जिसकी अर्थव्यवस्था बहुत अच्छे से चल रही है, जिसका व्यापार बहुत ज़्यादा है विश्व में, उसको क्या और ट्रीटमेंट दोगे? ठीक है, ट्रीटमेंट देने की जरूरत किसको है? जिसका व्यापार बहुत ज़्यादा विश्व में नहीं हो पा रहा, क्योंकि वो गरीब देश है, अल्प विकसित देश है, तो उसके लिए यहाँ पे थोड़ी सी रियायत दी जाती है। जैसे अगर कोई नियम कायदा आएगा डब्ल्यूटीओ में, तो अगर बाकी देशों को बोला जाएगा कि आप 20 साल 2 साल में लागू करो, तो इसको बोला जाएगा कि आप 5 साल में लागू करो, 3 साल में लागू करो, ठीक है, ठीक, इससे थोड़ा सा ज़्यादा बोला जाएगा। क्लियर? और कुछ आपका और भी कुछ सहूलत वगैरह दी जाएगी। तो ये हो गया आपका SNDT का कॉन्सेप्ट, स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट का। फिर होता है आपका निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना। इसमें 2 तरीके की चीज़ आती है। देखो क्या होता है ना, डंपिंग का एक कॉन्सेप्ट है और एक होता है आपका सब्सिडी का कॉन्सेप्ट। डंपिंग में क्या हो गया कि जैसे चाइना क्या करे, चीन से सामान भारत में आ रहा है, अभी एक कोई चीन में कंपनी है, अभी मोबाइल बना रही है, मान लो ये मोबाइल 10,000 का है, ठीक है, लेकिन क्या है, चाइना में ये मोबाइल 15,000 का है। या फिर कोई प्रोडक्ट ये कंपनी बना रही है, चाइना में ये आपका 100 रुपये का बेच रहा है, भारत में आकर के यही 60 रुपये का बेचने लगे, तो भाई तुम अपने देश में 100 का बेच रहे हो, हमारे यहाँ 60 का बेच रहे हो, क्यों? हो सकता है कि ये भारत में जो कंपटीशन होगा कंपनियों के बीच, वो ख़त्म करना चाहता होगा। अभी सोचो ना कि भारत की कंपनियों का भी लागत 100 रुपये के आसपास आ रहा होगा, वो भी 100 रुपये में बेच रही होगी। क्लियर?
अब 100 रुपये से नीचे मान लो कि भारत की कंपनी बेच ही नहीं सकती, लेकिन चाइना वाली कंपनी क्या करे कि यहाँ पे 60 में बेचना शुरू हो जाए, तो ये 100 रुपये वाला जो प्रोडक्ट होगा भारत की कंपनी का, कोई खरीदेगा क्या? भारत में नहीं खरीदेगा। कोई कस्टमर को क्या चाहिए होता है? सस्ता प्रोडक्ट चाहिए होता है, अच्छा चाहिए होता है, और ये चाइना की कंपनी आपको प्रोवाइड कर रही है। तो भारत सरकार इसको देख रही होगी कि अपने देश में 100 रुपये का बेचा और हमारे यहाँ 60 रुपये का बेच रहा है, क्या कोई इसके पीछे कोई साजिश है क्या? क्या हमारी उद्योगों को हमारे यहाँ इसको बर्बाद करना चाह रहा हो, कंपटीशन को खत्म करना चाह रहा हो? अगर सरकार को ऐसा लगता है और ये सच पाया जाता है तो सरकार क्या बोलेगी, इस पे वापस से ड्यूटी लगा देगी। डंपिंग करना इसको बोलते हैं, क्योंकि आप जब सस्ता सामान, जैसे चाइना स्टील का जो प्रोडक्ट था, स्टील बेसिकली सस्ता स्टील भारत में डंप करता था, इसको डंपिंग बोलते हैं। जब कोई भी देश सस्ता प्रोडक्ट किसी दूसरे देश में आपका बहुत बड़े पैमाने पर भेजता है तो उसको डंपिंग कहा जाता है। तो सरकार यहाँ पे क्या करेगी कि इस पे ड्यूटी लगा सकती है, एंटी डंपिंग ड्यूटी इसको बोलेंगे, है ना। सरकार यहाँ पे जैसे बोलेगी कि 100 रुपये में तुम वहाँ बेच रहे हो, यहाँ 60 में बेच रहे हो, यानी कि 40 का डिफरेंस है, 40 का क्या करेंगे हम, तुम पे एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा देंगे। ठीक है, तो डंपिंग से रोकने के लिए यहाँ पे WTO ही बोल रहा है, उसका बेसिक प्रिंसिपल ये है कि यहाँ पे किसी भी तरीके से आपको एडवांटेज नहीं देनी है और दूसरे को नुकसान नहीं पहुँचाना है। तो ये डंपिंग का मसला हो गया। दूसरा है सब्सिडी का मसला। सब्सिडी में क्या होता है कि मान लो कि चाइना के गवर्नमेंट ने किसान को सब्सिडी दे दी, अभी चलो इसको थोड़ा सा इरेज करने दो, हालांकि सब्सिडी का मसला और डिस्कस करेंगे हम लोग। चाइना की जो गवर्नमेंट है, किसी किसान को या फिर किसी फैक्ट्री को जब कोई सामान बेचना चाह रहा है, उसने निर्यात सब्सिडी दे दी, वापस से वही ले लेते हैं कि 30 रुपये का कोई प्रोडक्ट आया या 30 रुपये पर केजी चावल उगाने का यहाँ पे कॉस्ट आया चाइना के किसान को। सरकार ने कहा कि हम विभिन्न तरीकों से तुमको 20 रुपये का सब्सिडी दे देते हैं। अभी क्या है कि यानी कि 30 रुपये जो लागत थी, यहाँ पे 20 रुपये सरकार ने दे दी, तो इफेक्टिव लागत कितनी पड़ी? जो प्रभावी लागत थी 10 रुपये का पड़ा। अभी ये जो चाइना का किसान है वो किसी भी देश में चला जाए, वो 15 में बेच दे, 12 में बेच दे, ये प्रॉफिट पे ही रहेगा। सोचो ना, अभी यहाँ पे पहले वाली कंडीशन में जब सरकार सब्सिडी नहीं देती, वो उसको 30 से ऊपर बेचना पड़ता, तब जाकर के प्रॉफिट कमाता। अभी ये 12, 13, 15 कुछ में भी बेचेगा तो प्रॉफिट कमाएगा। इससे क्या होगा कि जो जिस देश में जाकर के ये बेचेगा, वहाँ पे किसानों को नुकसान होगा भाई। वहाँ की अगर सरकार सब्सिडी नहीं दे रही होगी तो वहाँ के किसान कैसे इससे कम्पीट कर पाएंगे सस्ते सामानों से? तो इस कंडीशन में WTO छूट देता है कि आप क्या कर सकते हो, जब ऐसे सब्सिडी वगैरह दिया जाए तो आप उस पर ड्यूटी वगैरह लगा सकते हो, एक्स्ट्रा शुल्क लगा सकते हो, ताकि ये सामान वहाँ पे जाकर के वहाँ के उद्योगों को, आपके उद्योगों को नुकसान ना पहुँचाए। ठीक है, तो WTO ऐसी सारी चीज़ों को, डंपिंग को और ये जो मतलब कि गलत तरीके से सब्सिडी दी जाती है, इसको हतोत्साहित करता है, इसको प्रमोट नहीं करता है। तो ये 5 सिद्धांत हो गए आपके WTO के, और इसी के आपके बहाने से मैंने 2-3 आपको कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश की। अब इसी चीज़ को जो पीछे बताया वही चीज़ है आपका, कि जो सब्सिडी दी गई या फिर बाकी सारी जो चीज़ें की गई, व्यापार को सस्ता बनाया गया, उसके लिए देश कोई उपाय अपनाएगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिकारी उपाय बोलते हैं। 2 तरीके का उपाय है। जब डंपिंग करे कोई देश, यानी कि कम कीमत पे ला करके बहुत सारा सामान यहाँ पे बेच दे, ठीक है, 100 का प्रोडक्ट अपने देश में बेचे, यहाँ पे 60 का बेचे, तो सरकार वहाँ पे उससे बचने के लिए एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाती है। ठीक है, डंपिंग से बचने के लिए। उसी तरीके से जब जो निर्यातक देश होता है, मान लो कि चाइना क्या करे कि जब कोई एक्सपोर्ट कर रहा हो, 100 रुपये का कोई प्रोडक्ट हो, अब सरकार बोले कि जो तुम सामान वहाँ पे बेचने जा रहे हो, 100 रुपये का तुम्हारा चलो लागत है, हम तुमको क्या करते हैं, 20 रुपये का यहाँ पे एक्सपोर्ट सब्सिडी देते हैं, निर्यात सब्सिडी देते हैं। यहाँ पे कोई कंपनी कर रही होगी ऐसा, ठीक है, कंपटीशन को खत्म करने के लिए दूसरे देश में, लेकिन यहाँ पे क्या है कि कोई देश कर रहा होगा, सरकार कर रही होगी जानबूझ करके। जैसे चाइना ने कहा अपने निर्यातकों को कि भाई 100 का प्रोडक्ट 80, तुम्हारा 80 में बेचो जा करके। क्यों? क्योंकि 20 रुपये हम तुमको यहाँ पे निर्यात सब्सिडी दे देंगे। तो इससे क्या होगा कि जब भारत में आके बेचेगा या किसी और देश में जाकर के बेचेगा, तो वहाँ पे उसके जो उद्योग होंगे, उसके जो प्रोडक्ट होंगे, उसको नुकसान होगा। तो इससे बचने के लिए यहाँ पे भारत सरकार या फिर जो वहाँ पे जिस देश में वो सामान बिक रहा होगा, इस पे एक तरीके का ड्यूटी लगा सकता है, इसको काउंटर वैलिंग ड्यूटी बोलते हैं। अब वापस से ये जो 20 रुपये का डिफरेंस था, सरकार 20 रुपये की ड्यूटी लगा देगी, यहाँ पे वापस से 100 रुपये का उसका प्रोडक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पे होती है। चलिए अब स्ट्रक्चर की बात करते हैं। जो WTO की संरचना होती है, यानी कौन कौन से उसमें निकाय होते हैं, किस तरीके के फैसले कौन लेता है, किस तरीके का काम कौन करता है, इन सारी चीज़ों के बाद अब हम लोग इसमें करते हैं। सबसे जो इम्पॉर्टेंट निकाय होता है WTO में, वो होता है आपका मंत्री स्तरीय सम्मेलन, मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस, MC बोलते हैं इसको शॉर्ट में। यानी कि जैसे किसी भी देश की संसद होती है जो सबसे टॉप फैसले लेता है, सबसे ज़रूरी फैसले लेता है, उसी तरीके से आपके WTO में सबसे ज़रूरी और महत्वपूर्ण फैसले कौन लेगा? आपका मंत्री स्तरीय सम्मेलन। ये हर 2 साल में एक बार ही बैठेगा। कौन होंगे इसमें? जो भी आपके 166 मैंने आपको सदस्य देश बताए, तो हर देश में जो मिनिस्टर, जो मंत्री, उस मंत्री हो जाए आपका या फिर जो भी आदमी, सचिव कहीं, सेक्रेटरी कहीं पे बोल देते हैं अमेरिका वगैरह में, यानी कि जो आदमी
उस देश का जो व्यापार वगैरह देख रहा होगा, जैसे भारत में जो आपका केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग जो मंत्री होते हैं, अभी फिलहाल पीयूष गोयल हैं, वो चेंज नाम वगैरह चेंज भी हो सकता है। जब भी देखो कुछ नाम है, डेटा है, एग्जाम दे रहे जाओ तो एक बारी गूगल करके देख लिया करो। ऐसा नहीं कि 166 मैंने अभी बोल दिया, आप 2 महीने बाद देख रहे हो तो हो सकता है 168 हो जाए, 167 हो जाए, ठीक है, या कोई निकल जाए। तो हमेशा डेटा जो है वो करंट में चेक करके जाना है। क्लियर? बाकी कॉन्सेप्ट तो आपको वही रहेंगे। तो जो भी जैसे हमारे इंडिया से क्या है कि केंद्रीय एवं वाणिज्य मंत्री है, मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स जो है ये होते हैं, उसमें 166 में इंडिया की तरफ से ये होंगे। क्लियर? तो हर 2 साल में सारे जो सदस्य देश के सदस्य होते हैं, मिनिस्टर वगैरह, ये बैठते हैं आपके मंत्री स्तरीय सम्मेलन में, 2 साल में एक बार मिलेंगे और जो भी डिसीजन होंगे ये आपका लेता है। तो हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है आपका किसका? डब्ल्यूटीओ का मंत्री स्तरीय सम्मेलन। फिर चूंकि आपका जो मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस है, एमसी जो है, वो हर 2 साल में एक बार बैठ रहा है, तो डेली जो लेवल पे काम है वो कोई ना कोई तो कर रहा होगा, क्योंकि डब्ल्यूटीओ का अपना पूरा का पूरा ऑफिस है भाई। उस ऑफिस में काम करने के लिए जो लोग हैं वो कोई तो होंगे, उसको कौन संभाल रहा होगा? तो उसके लिए होता है आपका डे टू डे कार्य के लिए सामान्य परिषद, जनरल ये आपका काउंसिल। ठीक है, तो जनरल का जो आपका काउंसिल है वो ज़रूरत पड़ने पे अलग अलग रूपों में भी कार्य कर सकता है। जैसे अगर किसी देश के बीच विवाद हो जाए, व्यापार विवाद हो जाए, अमेरिका और भारत के बीच सपोज वापस उसको ले लेते हैं कि कुछ विवाद हो गया, तो भाई इस विवाद को निपटाने के लिए डब्ल्यूटीओ में कौन काम करेगा? तो यही जो सामान्य परिषद है वो काम करता है आपका विवाद निपटान निकाय के रूप में, डीएसबी के रूप में, डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी के रूप में। ठीक है, ये आपका उसमें फैसले वगैरह देगा। अगर फैसले से संतुष्ट नहीं है कोई आपका देश, तो वो जा सकता है कहाँ पे? अपीलीय निकाय में, अपीलिएट बॉडी में। क्लियर? फिर आपका क्या है कि जब किसी देश जो कोई देश है वो अपना ट्रेड पॉलिसी बनाएगा, व्यापार नीति बनाएगा, तो उस व्यापार की नीति की समीक्षा जो है वो डब्ल्यूटीओ करेगा कि हाँ भाई इसकी जो नीति है वो किसी दूसरे देश को नुकसान तो नहीं पहुंचा रही, डब्ल्यूटीओ के सिद्धांतों के अनुरूप है कि नहीं है। तो इसके लिए ये आपका सामान्य परिषद व्यापार नीति समीक्षा निकाय, ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी के रूप में आपका काम करता है। ठीक है, जितने सारे देश हैं उसके व्यापार नीतियों की समीक्षा करता है। फिर आपका एक होता है अपीलीय निकाय, अपीलिएट बॉडी। मैंने बोला आपको कि डीएसबी से अगर फैसला आया और कोई देश इससे संतुष्ट नहीं है तो आप क्या कर सकते हो? जैसे हाईकोर्ट के फैसले से संतुष्ट नहीं हो तो सुप्रीम कोर्ट में जाते हो कि नहीं? उसी तरीके से यहाँ पे डीएसबी के फैसले से संतुष्ट नहीं हो तो सुप्रीम कोर्ट की तरह यहाँ पे अपीलीय निकाय है, अपीलिएट बॉडी है, आप यहाँ पे जाकर के अपना फिर से मामला दायर कर सकते हो। ये आपका अपील जो है वो सुनेगा, मतलब देशों का अपील सुनेगा जो भी आपके ट्रेड डिस्प्यूट होंगे उससे संबंधित। ये 7 सदस्यीय निकाय है। ठीक है, 7 सदस्य इसमें होते हैं जजों की तरह। क्लियर? चलो अब देखते हैं कि डब्ल्यूटीओ में जो इंपॉर्टेंट समझौते हुए हैं उसको समझते हैं। जैसे देखो क्या होता है कि कोई देश है, भारत ही है, तो भारत में टैक्स के लिए अलग कानून है। उसके बाद देखो कि पर्यावरण के लिए कानून है, कंपनी के लिए कंपनी लॉ है, मतलब सब अलग अलग चीज़ के लिए अलग अलग कानून है। उसी तरीके से विश्व ये जो डब्ल्यूटीओ है वो व्यापार को डील करता है। तो कृषि पे जब व्यापार होगा तो उसके लिए अलग समझौता है, सेवाओं के लिए जब व्यापार होगा तो उसके लिए अलग समझौता है, जो बौद्धिक संपदा है उससे रिलेटेड जो मसले हैं उसके लिए यहाँ पे अलग समझौता है, और बाकी जो आपका एसपीएस हो गया, टीबीटी हो गया, बाकी सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये कुछ अलग अलग समझौते हैं डब्ल्यूटीओ को, मतलब डब्ल्यूटीओ के, इसको आपको समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, एओए है आपका, गैट्स है, ट्रिप्स है, और बाकी सारी चीज़ें हैं। एक एक करके सबको समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं कृषि पर समझौता, एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, शॉर्ट में इसको बोलते हैं एओए। देखो क्या है कि डब्ल्यूटीओ का मैंने बोला कि कुछ उद्देश्य हैं इसके, जैसे व्यापार जो है निष्पक्ष हो, व्यापार जो है वो सुचारू रूप से होता रहे बिना कोई बाधा के हो। तो जब कृषि पे समझौता होगा तो यहाँ पे कृषि उत्पाद की बात होगी और वही सारे उद्देश्य की यहाँ पे पूर्ति करने की कोशिश की जाएगी। तो डब्ल्यूटीओ जो है यहाँ पे इस समझौते के तहत जो कृषि व्यापार है, कृषि जो उत्पाद है, चाहे आपका चावल हो, चाहे आपका गेहूं हो, चाहे आपका मतलब दाल हो, जो भी हो, जो भी कृषि से आप प्राप्त करते हो, उसका जो व्यापार होगा वो विश्व में अच्छे तरीके से हो। इसके 3 स्तंभ है इस समझौते के एओए के। सबसे पहला है मार्केट एक्सेस, बाजार पहुंच। इसमें डब्ल्यूटीओ क्या बोलता है कि जो आपके गैर टैरिफ बाधाएं हैं, नॉन टैरिफ बैरियर हैं, इसको क्या करो आप, मतलब बदल दो, किसमें? टैरिफ बैरियर में, टैरिफ में बदल दो। जैसे क्या है ना कि नॉन टैरिफ बैरियर में आपको मैंने क्या समझाया कि कोई देश है, भारत जैसे है, तो भारत बोले कि हम नहीं कोटा लगा देंगे चीन के सामान पे कि 1 लाख ही मोबाइल आने देंगे, बाकी को नहीं आने देंगे, या फिर कोई लाइसेंस वगैरह लगा देंगे। अभी लाइसेंस जब जैसे ही लगा देगी भारत सरकार, सपोज करो चाइनीज़ के प्रोडक्ट पे, तो लाइसेंस कौन देगा? भारत सरकार देगी। अभी लाइसेंस देने में भारत सरकार दे ही ना, मान लो लाइसेंस किसी का चाइनीज़ कंपनी को, या फिर बहुत ज़्यादा जो है भारत सरकार प्रॉब्लम करे। ठीक है, यानी कि भारत सरकार बहुत तरीके से देख रेख करके कि ये कंपनी कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी, तो ये कंपनी बहुत अच्छे से व्यापार यहाँ पे नहीं कर पाएगी। या फिर चाइना इसी तरीके से भारतीय प्रोडक्ट का करे, या फिर कोई यूएस कर दे भारतीय प्रोडक्ट के साथ।
तो ये सब क्या होता है, लाइसेंस लगा देना, कोटा डिसाइड कर देना, या फिर क्वालिटी के नाम पे कुछ प्रोडक्ट को रोक देना, इसको बोलते हैं हम लोग गैर टैरिफ बाधा, नॉन टैरिफ बैरियर। देखा हमने पीछे। डब्ल्यूटीओ बोलती है कि आप ऐसा करो ना, इसको आप टैरिफ में बदल दो। इस प्रोसेस को बोलते हैं टैरिफिकेशन, यानी कि जैसे ये जो कोटा वोटा था या फिर जो आप आयात नहीं होने दे रहे थे किसी देश को, आपने क्या किया कि इस पर 10% का टैरिफ लगा दिया, शुल्क लगा दिया। आपको क्या होगा फ़ायदा कि आपको पैसा मिल गया, थोड़ा शुल्क लगा करके सरकार को फ़ायदा हो जाएगा इससे, ठीक है, और इसका सामान जो है आकर के यहाँ पे बिक जाएगा। तो ये जो बाजार पहुँच वाला प्लेयर है, इसमें डब्ल्यूटीओ ये सारी चीज़ें बात करता है। फिर दूसरा होता है आपका निर्यात प्रतिस्पर्धा, एक्सपोर्ट कंपटीशन। इसमें क्या बात करता है, इरेज करने दो मुझे। इसमें बोलेगा कि ये जो आप निर्यात सब्सिडी दे रहे थे अनुचित तौर पे, सर चाइना गवर्नमेंट जैसे एग्जांपल दिया कि 100 रुपये की चीज़ थी, चाइनीज गवर्नमेंट बोला कि 20 रुपये का आपको एक्सपोर्ट सब्सिडी देते हैं, तो इफेक्टिवली उसकी प्राइस 80 रुपये की हो जाएगी। यहाँ पे आकर के दूसरे देश में, भारत में आकर के मान लो कि वो सस्ते सामान बेच पाएगा। इसको वो समाप्त करने की बात करता है, इसमें समाप्त करने की बात होती है, ठीक है। यहाँ पे चूंकि कृषि को लेकर के बात हो रही है, तो कृषि प्रोडक्ट पे आपको ये अप्लाई कर देना है। जैसे अगर चावल एक चाइनीज़ किसान ने उगाया, उसकी कॉस्ट आई 40 रुपये, अब यहाँ पे 20 रुपये सरकार ने इसको मदद कर दिया, तो इसका कॉस्ट 20 रुपये ही आ गया। अब इसको 22 में बेच सकता है, 20 में बेच सकता है, जितना भी बेचे, मतलब प्रॉफिट कमा सकता है, या फिर उतने दाम में बेच दे, इसकी मर्जी, उससे कम में तो नहीं बेचेगा। यानी कि इसका सामान सस्ता हो गया दूसरे देश में, तो इससे दूसरे किसानों को आपका नुकसान होगा। तो इसको रोकने के लिए, ठीक है, ये आपका निर्यात प्रतिस्पर्धा में ये चीज़ें कही गई है डब्ल्यूटीओ के द्वारा कि ये सारी चीज़ें भाई एक्सपोर्ट ये सब्सिडी वगैरह ये सब खत्म करो। एक्सपोर्ट सब्सिडी की बात हो रही है, क्लियर। बाकी जो सब्सिडी वगैरह है उसकी बात हम लोग अभी आगे करेंगे। तीसरा है घरेलू समर्थन, यहाँ पे करते हैं, चलो डोमेस्टिक सपोर्ट। इसमें क्या होता है कि जैसे भारत है, तो भारत के जो घरेलू किसान हैं, इन किसानों को सपोर्ट करने के लिए सरकार जो भी सहायता देगी उसको हम लोग डोमेस्टिक सपोर्ट में, घरेलू समर्थन में रखेंगे। जैसे भारत सरकार बोलती है कि चलो एमएसपी देते हैं, अभी किसी ने धान उगाया या किसी ने गेहूँ उगाया, तो हो सकता है मार्केट में उसको कम रेट मिले, तो सरकार क्या बोलती है भाई कि हम आपको एक निश्चित रेट पे इसको खरीद लेंगे, मिनिमम सपोर्ट प्राइस इसी को बोलते हैं, न्यूनतम समर्थन मूल्य। तो सरकार ऐसा करती है। सामने सरकार उर्वरक सब्सिडी देती है कि अगर कोई किसान यूरिया खरीद रहा है, तो अगर 400 रुपये का यूरिया है या 1000 रुपये का यूरिया है, तो सरकार बोलती है 500 हम देते हैं, 500 ही आप दे दो, ठीक है, आधा दाम इसमें माफ़ कर देती है सरकार। बिजली बिल आपका बहुत कम लेती है किसानों से, उसके रेट वगैरह अलग होते हैं, बहुत सारी चीज़ें सरकार जो करती है। इससे क्या होगा कि जो किसानों का जो रेट है, वो इफेक्टिव जो लागत है वो कम आएगी। अगर 40 रुपये पड़ रहे होंगे तो हो सकता है 30 रुपये ही 1 केजी पे पड़े उसकी लागत, या फिर 20 रुपये पड़े या और कम हो जाए, क्लियर। इससे डब्ल्यूटीओ को समस्या है। क्यों समस्या है? डब्ल्यूटीओ बोलता है कि इससे क्या होगा, इन तरह की सब्सिडी से व्यापार में विकृति आती है, डिस्टॉर्शन आता है। कैसे भाई? वही चीज़ है कि सस्ता हो जाएगा इसका प्रोडक्ट। अगर मान लो, देखो मुझे इरेज करने दो थोड़ा सा, अगर मान लो कि भारत सरकार इस तरीके से किसानों का प्रोडक्ट है सस्ता करवा दे भारत में, वही चाइना वाला एग्जांपल ले लेते हैं। अगर 40 रुपये पर केजी भारत के किसान ने किसी मान लो कि गेहूँ को उगाया, और ऐसा कर करके सब्सिडी के नाम पे भारत सरकार उसको पैसा दे दे अच्छा खासा, मतलब पैसा नहीं दे, छूट दे, यहाँ पे सहायता दे दे बहुत अलग अलग तरीके से, कि जैसे यूरिया अगर 1000 रुपये का था, इसको 500 का ही पड़ा, उसी तरीके से आपका बिजली बिल आपका 1000 रुपये का पड़ रहा था महीने का, वो 200 रुपये 100 रुपये आएगा। तो लागत ऐसे में बहुत कम हो जाएगी किसानों की। जब किसानों की लागत कम होगी तो वो दूसरे देश में कम दाम पे बेच पाएंगे। जब दूसरे देश में कम दाम पे उनका सामान जाएगा तो वहाँ के जो आपके किसान होंगे उनको नुकसान हो सकता है। तो डब्ल्यूटीओ जो है बोलता है कि नहीं, ये एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ है, इसमें आपको कुछ करनी पड़ेगी, ठीक है। डब्ल्यूटीओ इस चीज़ में देखो अभी क्या करेगा, अभी आगे शर्त वगैरह कुछ लगाता है। फिलहाल आप यहाँ इतना समझो कि जो भी सब्सिडी व्यापार को प्रभावित कर सकती है कृषि क्षेत्र में, उसको डब्ल्यूटीओ कई तरह के अलग अलग कैटेगरीज में बांटता है। कई तरह के बॉक्सेज इसको बोलते हैं कि कई तरह के बॉक्स में बांटा है इसको, क्लियर। अब कौन कौन से कैटेगरीज या फिर बॉक्सेस होते हैं, इस चीज़ को समझो एक बार अच्छे से, एक बहुत अच्छे से समझना है यहाँ पे, ठीक है, कि कृषि सब्सिडी के बॉक्स यानी कि कैटेगरीज। पहला होता है आपका ग्रीन बॉक्स, दूसरा है आपका एम्बर बॉक्स, तीसरा है आपका ब्लू बॉक्स, चौथा है आपका डेवलपमेंट बॉक्स। ये जो आपके इंपॉर्टेंट कैटेगरीज हैं वो ये हैं। जैसे आप ट्रैफिक लाइट देखते हो ना कि लाइट ग्रीन हो जाती है, इसका मतलब है आप जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जब लाइट पीली हो जाती है तो इसका मतलब है कि कुछ आपको मतलब कि रुकने की ज़रूरत है या फिर आप सावधान हो जाओ। इसी तरीके से यहाँ पे सब्सिडी के बॉक्सेस को भी डिवाइड किया गया है। ग्रीन बॉक्स में कौन सी सब्सिडी आती है? वे सारी सब्सिडी जो कृषि क्षेत्र को दी जाएगी लेकिन व्यापार को ये किसी तरीके से बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं करेगा, ठीक है, विकृत नहीं करेगा, मतलब नेगेटिव इफेक्ट इस पर बहुत ज़्यादा नहीं डालेगा। जैसे सरकार मान लो कि अभी आईआईटी है,
तो ये इंजीनियर्स के लिए होता है, आपका इंजीनियरिंग की ट्रेनिंग के लिए या फिर पढ़ाई के लिए होता है। उसी तरीके से सरकार बोले कि हम एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय खोल रहे हैं, बहुत सारे विश्वविद्यालय खोल दे, ठीक है, कृषि अनुसंधान के लिए कुछ रिसर्च सेंटर खोल दे। तो इससे क्या होगा, क्या किसानों का अचानक से उत्पादन बढ़ जाएगा? नहीं। अगर सरकार किसानों की ट्रेनिंग पे खर्च करती है तो क्या सिर्फ ट्रेनिंग दे देने से किसानों का जो उत्पादन है वो बढ़ जाएगा? नहीं। ट्रेनिंग तो चलो एक तरीका हो गया, बट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा वो बात की चीज़ है। फिर पर्यावरण संरक्षण पे कुछ मान लो कि सरकार आपका ये कर दे, यानी कि वैसी सारी सब्सिडी जो व्यापार को विकृत नहीं करती है उसको ग्रीन बॉक्स में रखा जाता है, और इसके लिए डब्ल्यूटीओ ने कोई यहाँ पे लिमिट नहीं लगाया है, ठीक है। इसीलिए इसको ग्रीन बोलते हैं कि भाई कोई नहीं, ग्रीन सिग्नल है, आप निकल जाओ, कोई लिमिट वगैरह नहीं है। दूसरा आपका है एम्बर बॉक्स, पीला। जब पीली लाइट होती है इसका मतलब है कुछ थमने की ज़रूरत है, क्लियर। यानी कि वैसी सारी सब्सिडी जो व्यापार को सीधे तौर पे अगर विकृत करती है, डिस्टॉर्ट करती है, ठीक है, तो उसको एम्बर बॉक्स सब्सिडी में डालते हैं। जैसे आपका एमएसपी है या फिर फर्टिलाइजर सब्सिडी है, बहुत सारी सब्सिडी। एमएसपी खास करके इसका जैसे समझो, एमएसपी से कैसे हो सकता है, अगर मान लो कि सरकार बोले कि हम आपको जम करके एमएसपी देंगे तो किसान ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करेंगे। जब ज़्यादा उत्पादन होगा तो ज़्यादा स्टॉक होगा भारत के पास। जब ज़्यादा भारत के पास आपका चावल या फिर जो भी गेहूँ वगैरह होगा तो ज़्यादा इसका निर्यात भी होगा। निर्यात सस्ते हो सकते हैं बाहर में, बहुत ज़्यादा निर्यात होगा तो ये व्यापार को क्या कर सकता है, प्रभावित कर सकता है। इसी तरीके से जितनी भी सब्सिडीज़ हैं जो किसानों को दी जाए और उससे उत्पादन आपका बढ़े बहुत ज़्यादा और व्यापार को प्रभावित करे, वे सारी सब्सिडी को हम लोग एम्बर बॉक्स में रखते हैं। यहाँ पे डब्ल्यूटीओ बोलता है कि नहीं, इस पे आपको लिमिट लगाने की ज़रूरत है। और ये विकासशील और विकसित जो देश है उसके बीच बहुत बड़ा मुद्दा भी है। आगे हम लोग पीस क्लाउज की बात करेंगे, इससे रिलेटेड है वो। तो यहाँ पे डब्ल्यूटीओ ने कहा है कि आपको एक लिमिट लगानी पड़ेगी, और लिमिट क्या है कि जो भी विकसित देश हैं उसको कुल अपने उत्पादन मूल्य का 5% सब्सिडी देगा वो, और जो विकासशील देश है, डेवलपिंग कंट्री है, वो अपने कुल उत्पादन मूल्य का 10% देगा। उत्पादन मूल्य का मतलब मान लो कि अगर टोटल चावल का प्रोडक्शन हुआ, यानी कि धान का प्रोडक्शन 100 करोड़ का हुआ, तो इस फसल के लिए सरकार 10%, अगर भारत है, भारत विकासशील देश में है, इसके लिए 10% बोला गया है, तो 10% कितना हो गया, 10 करोड़ से ज़्यादा सब्सिडी नहीं देगी। वहीं अमेरिका में अगर 100 करोड़ का आपका प्रोडक्शन हुआ है तो इस पर 5% ही दे सकती है, यानी कि 5 करोड़ ही देगी। ऐसा चीज़ यहाँ पे कहा जाएगा। अभी विकासशील देशों के लिए थोड़ा सा ज़्यादा क्यों है, क्योंकि भाई यहाँ के किसान थोड़ा ज़्यादा गरीब हैं, ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है। विकसित देशों के किसान बहुत पहले से आपका वो है, इवन कि आपका जो उत्पादन मूल्य है वहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ पे 100 करोड़ का किसान कर रहा होगा, वहाँ पे मान लो 1000 करोड़ का कर रहा होगा, तो इसका 5% ही बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसका 10% भी बहुत कम होगा। तो ऐसी चीज़ें जो है वो चलती रहती है। तो इस पर क्या बोला गया है, लिमिट है, बस इतना ध्यान रखना। ग्रीन बॉक्स पे कोई लिमिट नहीं है। फिर होता है ब्लू बॉक्स, इसमें भी कोई सीमा नहीं है। लेकिन ब्लू बॉक्स क्या है, ये एम्बर बॉक्स में ही वैसी सारी सब्सिडीज होती हैं जो उत्पादन को सीमित करने के शर्त के साथ दी जाएगी। समझो, ब्लू बॉक्स को अच्छे से समझाता हूँ मैं आपको, इसमें कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है लोगों को। देखो, ब्लू बॉक्स में जैसे ये यूरोपियन यूनियन मान लो, यूरोप का कोई किसान है, यहाँ पे पहले बहुत ज़्यादा सब्सिडी दी जा रही थी आपका 90s वगैरह में, बहुत पहले से यहाँ पे, क्योंकि इसके सरकार के पास पैसे हैं, किसानों के पास भी अच्छे खासे पैसे हैं। लेकिन फिर भी जो है यूरोपियन यूनियन इसको दे रही थी, या फिर अमेरिका के किसान को अमेरिकी सरकार दे रही थी। लेकिन डब्ल्यूटीओ ने बाद में कहा कि भाई इतनी ज़्यादा सब्सिडी आप नहीं दे सकते, आपका उत्पादन इससे बढ़ रहा है बहुत ज़्यादा किसानों का। तो यहाँ पे चूंकि अब ऐसा नहीं कि विकासशील देशों के किसानों को आप सब्सिडी दे सकते हो, यहाँ के किसानों को बिल्कुल नहीं दे सकते, ऐसा थोड़ी ना भाई, इसको बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते। तो यहाँ पे डब्ल्यूटीओ ने कहा कि आप शर्त रख सकते हो, उत्पादन नहीं बढ़ना चाहिए, आप सब्सिडी दो, उसको बेनिफिट दो, लेकिन शर्त यही है कि उत्पादन में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे इन यूरोपीय वगैरह देश थे, इन्होंने मतलब कि एक तरीका निकाला जो मतलब सब्सिडी का, जिसको ब्लू बॉक्स में हम लोग रखते हैं। इसमें क्या होता है कि मान लो कि किसी किसान के पास 100 एकड़ की ज़मीन है, सरकार बोलेगी कि हम आपको सब्सिडी देंगे, लेकिन शर्त क्या है कि 100 एकड़ में सिर्फ 60 एकड़ पे ही आप मतलब कि वहाँ पे फसल वगैरह उगाओगे, बाकी जो 40 एकड़ है उसको जो है किसी और काम के लिए आप यूज कर लो। तो जब 100 में से 60 एकड़ के लिए ही एकड़ पे ही उगाएगा वो फसल, तो जाहिर सी बात है उस लेवल पे उतना ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं होगा, तो प्रोडक्शन जो उत्पादन जो है वो सीमित रहेगा, और किसानों को क्या होगा, सब्सिडी भी मिल जाएगी, तो दोनों को फायदा हो गया। उत्पादन भी बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा, तो देश डब्ल्यूटीओ के मार से बच भी गया, और आपका सब्सिडी भी किसानों को मिल गई। तो हमेशा ये याद रखना है कि जब उत्पादन को सीमित करने के लिए सब्सिडी दी जाती है तो उसको बोलते हैं ब्लू बॉक्स। सॉरी, लेकिन ध्यान रखना कि वो सारी सब्सिडी का नेचर एम्बर बॉक्स की तरह ही होगा, लेकिन यहाँ पे शर्त वश रहेगी। फिर होता है आपका चौथा डेवलपमेंट बॉक्स। इसमें क्या होगा कि जितने सारे आपके जैसे विकासशील, जैसे भारत है, जैसे तो भारत में अगर गरीब किसान है, बहुत सारे गरीब किसान हैं, तो इनको सहायता देने के लिए सरकार कोई योजना चला दे,
या कुछ अलग तरीके से मदद करे। मान लो कि इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर दिया सरकार ने, कोल्ड स्टोरेज बनवा दिए, गोडाउन बनवा दिए, तो ये किसानों के साथ समस्या सबसे बड़ी क्या है कि इनको फसल का उचित मूल्य नहीं मिलता। तो अगर कोल्ड स्टोरेज बनेगा तो ये वहाँ पे अपना जो फसल है वो रख देंगे, और जब उसकी अच्छी कीमत मिलने लगेगी तब जा करके बेचेंगे, तो उनको फ़ायदा हो जाएगा। उसी तरीके से कुछ यहाँ पे सड़कें वगैरह सरकार ग्रामीण इलाकों में बनवाए, जैसे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना आप देखते हो, तो उस पर जो सरकार पैसा खर्च करेगी वो आपका इधर आएगा। तो WTO इसके लिए अलाउ करेगी, क्योंकि अगर मान लो कि सड़क जो है वो बन जाएगी ग्रामीण इलाकों में, तो किसानों की कनेक्टिविटी अच्छी हो जाएगी, वो शहरों तक अपना प्रोडक्ट बेच पाएंगे बिना मतलब कि ख़राब हुए उसको, क्योंकि जल्दी वो पहुंच सकते हैं। नाम में ही लगा हुआ है डेवलपमेंट, ठीक है, यानी कि डेवलपमेंटल कार्य के लिए, किसानों की, छोटे किसानों के लिए मदद के लिए जब कुछ विकास कार्य करेगी सरकार, और वो जो खर्चा होगा तो वो सारा आपका डेवलपमेंट बॉक्स में आएगा। तो ये 4 तरीके की आपके बॉक्सेस होते हैं, इसको आपको ध्यान में रखना है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ये। तो वो हो गया आपका एग्रीकल्चर से रिलेटेड समझौता। अब जब सेवाओं का व्यापार होगा, ठीक है, तो उसके लिए भी कुछ समझौता चाहिए। तो उसके लिए समझौता क्या हुआ है? जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विस, GATS इसको बोलते हैं, ठीक है, सेवाओं में व्यापार पर समान समझौता। क्लियर? सेवाएं क्या क्या होती है? जैसे IT सर्विसेज भारत देता है बहुत सारा, फिर पर्यटन आपका हो गया, शिक्षा हो गया, ये सारी चीज़ें होती है। इसको 4 मोड में डिवाइड किया जाता है। 4 मोड का देखो सिंपल मतलब ये है कि अगर सेवाओं की जो आपूर्ति है वो इन 4 अलग अलग तरीकों से की जा सकती है, और यहाँ पे घरेलू सेवाओं की तो बात नहीं हो रही है, यहाँ पे विदेशी व्यापार की बात हो रही है सेवाओं की, यानी कि एक देश से दूसरे देश में। तो कैसे 4 तरीकों से हो सकता है? पहला मोड देखो ये है कि सीमा पार आपूर्ति, यानी कि यहाँ पे क्या होगा कि सेवा जो है वो सीमा पार जाएगा, लेकिन जो सेवा प्रदान करने वाला है और सेवा को प्राप्त करने वाला है, यानी कि जो कस्टमर है और उसको वो जो कंपनी होगी, या फिर जो भी जिसने भी सेवा प्रदान की होगी और जिसने भी सेवा प्राप्त की होगी, दोनों अपनी जगह पे रहेंगे, अपने अपने देश में रहेंगे। जैसे क्या है कि यहाँ से भारत की कोई एक कंपनी है, मान लो कि इन्फोसिस है, कोई भी कंपनी है, एक सॉफ्टवेयर बनाती है, यहाँ से आपका अपलोड कर देती है, अमेरिका की जो कंपनी है डाउनलोड कर लेती है वहाँ से, ठीक है। तो क्या अमेरिका की कंपनी भारत आई? नहीं। या वो आदमी भारत आया? नहीं। क्या भारत अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए वहाँ गया, सॉफ्टवेयर को बेचने के लिए? नहीं। लेकिन सर्विस तो डिलीवर हो गया ना, सेवा की तो सीमा पार आपूर्ति हो गई ना। तो ये पहला मोड हो जाता है कि जो आपका कस्टमर है और जो आपका प्रोवाइडर है दोनों अपनी जगह पे रहेंगे, लेकिन आपका सेवा अपनी जगह पे पहुंच जाएगी, मतलब उसके पास। दूसरा मोड है आपका विदेश में उपभोग। इसमें देखो क्या होता है कि जो ग्राहक है वो सेवा प्राप्त करने के लिए विदेश जाता है और वहाँ जाकर के सेवाएं प्राप्त करता है। जैसे इंडियन कोई स्टूडेंट है तो वो जाएगा अपना अमेरिका के कॉलेज में और वहाँ जाकर के पढ़ाई वगैरह करेगा, तो सर्विस वहाँ पे ले रहा है, उसको मूव करना पड़ा। फिर जैसे पर्यटन है, टूरिज्म है, तो जहाँ भी जैसे अमेरिका आपको घूमने जाना है तो आप घूमने वहाँ पे आपको जाना पड़ेगा। कोई अमेरिका का आदमी भारत घूमने आना चाहता है, यानी कि पर्यटन के लिए आपको उस देश में जाना पड़ेगा, तभी तो आप करोगे। तो इस तरह से सर्विस जो है अब आपका आदान प्रदान हुआ। लेकिन क्या हुआ कि जो ग्राहक था उसको, उसका जो प्राप्त करता था, वो आपका आकर के यहाँ पे प्राप्त किया, वो एक तरह से क्रॉस बॉर्डर गया, सीमा पार गया। तो दूसरा तरीका ये हो गया। फिर तीसरा मोड है वाणिज्यिक उपस्थिति। यहाँ पे क्या होता है कि जो कंपनी होती है, जो सेवा प्रोवाइडर होती है, सर्विस प्रोवाइडर, वो विदेश जाती है और वहाँ जा करके सेवा को प्रदान करती है। जैसे कोई IT कंपनी है, जैसे गूगल है, गूगल आकर के इंडिया में ऑफिस खोल दे, यहाँ पे जाकर के मतलब आकर के सर्विस दे, तो इसको बोलेंगे थर्ड मोड में आ गया। या फिर कोई होटल है विदेश की, या भारत का कोई होटल है विदेश चला जाए, विदेश का कोई होटल भारत में आकर के, या फिर कोई बैंक है यहाँ पे भारत में आ जाए, दूसरे देश की बैंक, और आकर के अपनी सर्विस दे, तो ये तीसरे मोड में आएगा कि जो कंपनी थी, जो इंस्टीट्यूशन था, वो आपका मूव किया, दूसरे देश में गया और वहाँ पे सेवा उसने प्रदान की। फिर चौथा मोड होता है कि कोई जो व्यक्ति है वो दूसरे देश में जाकर के सेवा प्रदान करता है। देखो यहाँ पे थर्ड और फोर्थ में क्या डिफरेंस होगा, आपको लग रहा होगा अरे यार ये भी दूसरे देश में सेवा प्रदान कर रहा है जाकर के, ये भी दूसरे देश में कर रहा है। लेकिन ध्यान रखना कि यहाँ कंपनी की बात हो रही है, यहाँ पे व्यक्ति की बात हो रही है। तो ये फोर्थ मोड में आएगा। जैसे कोई भारत का इंजीनियर है, बहुत सारे इंजीनियर भारत भेजता है, डॉक्टर भेजता है, अमेरिका काम करने जाता है, तो वहाँ पर जाकर के अपनी सेवाएँ देता है, तो इसको फोर्थ मोड में रखेंगे। यानी कि ये 4 अलग अलग तरीके हैं गैट्स में, जो जिनके तरीकों से सेवा जो है प्रदान की जा सकती है एक देश से दूसरे देश में। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। अब है आपका ट्रिप्स। ट्रिप्स का मतलब बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार है संबंधित, मतलब कि जो आपका एग्रीमेंट है उसके बारे में यहाँ पे बात हो रही है। ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट बोलते हैं। बौद्धिक संपदा क्या होती है? संपदा का मतलब धन, पूंजी, यहाँ पे बौद्धिक लगा हुआ है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की बात हो रही है, यानी कि वैसी पूंजी, जैसे आपके पास बहुत सारी पूंजी होती है, भौतिक पूंजी, आपके पास सोना पड़ा हुआ है, आपका घर है, आपका कार है, ये सब भौतिक पूंजी है। बौद्धिक पूंजी क्या होती है या बौद्धिक संपदा क्या होती है? जो आप अपने दिमाग से बनाते हो। जैसे कोई लेखक है, उसने कोई किताब लिखी, तो ये क्या हो जाएगा, इसके लिए बौद्धिक संपदा हो जाएगा। कोई वैज्ञानिक है, किसी ने कोई इन्वेंशन कर दिया, कोई नया जो है वो आविष्कार किया, तो उसको बोलेंगे हम लोग कि उसका क्या है, ये उसकी बौद्धिक संपदा है। ठीक है? यानी कि जब आपके विचार, आपकी रचनात्मकता एक प्रोडक्ट के रूप में बदल जाए और उसका जब व्यापार वगैरह होना शुरू हो जाए,
तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए डब्ल्यूटीओ ने कुछ यहाँ पे नियम बनाए हैं और उन समझौते को कहा जाता है ट्रिप्स। ठीक है, फुल फॉर्म इसका मैंने आपको बताया। कितने तरीके का आपका आईपी होता है? आईपी का मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होता है। सबसे जैसे पहला है आपका पेटेंट, यानी कि जब कोई आविष्कार करता है, कोई वैज्ञानिक, कोई मान लो कोई इंजीनियर है, उसने कोई नया प्रोडक्ट बना दिया, ठीक है, नया डिज़ाइन बना दिया, तो उसके लिए आपको पेटेंट मिलता है। यूजुअली 20 साल के लिए पेटेंट मिलता है। इसमें क्या होगा ना, जैसे कोई कंपनी थी, मान लो कि दवा वाली कंपनी है, इसने कैंसर की एक दवा खोजी, बहुत लंबा रिसर्च करवाया, इसने बहुत सारे रिसर्च पे पैसे खर्च किए। पेटेंट क्यों दिया जाता है, मैं उसके बारे में आपको बता रहा हूँ कि क्यों ज़रूरी है। तो जब इसने मान लो कि $100 मिलियन खर्च कर दिए एक दवा ढूंढने में, अब क्या हो कि ये दवा मार्केट में आ जाए और सीधे जो बाकी कंपनियां होगी इसके कंपटीटर वो कॉपी कर ले सीधे, तो इसको तो नुकसान हो गया ना भाई। क्यों फिर कोई कंपनी बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करेगी, रिसर्चरों को हायर करेगी और अपना अनुसंधान करवाएगी। तो इसके लिए व्यवस्था किया गया है पेटेंट का। पेटेंट नाम की एक चीज़ होती है कि इस जो कंपनी ने उसको खोजा होगा उसको उसका पेटेंट दिया जाएगा, मतलब अधिकार दिया जाएगा उसको यूज करने का। कितना? यूजुअली ये 20 साल होता है। 20 सालों तक वो ड्रग्स सिर्फ वही बना पाएगा, बाकी कोई कंपनी नहीं बना पाएगी, या फिर उसकी अनुमति से कोई समझौता वगैरह कर ले तो अलग चीज़ है। पर 20 सालों तक उसका अधिकार दिया जाएगा और उसके बाद 20 सालों के बाद उसको जो है वो बाकी कंपनियां भी उसको बना सकती है या फिर सरकार उसको ओपन सोर्स कर देगी। तो 20 सालों तक तो प्रॉफिट कमाएगी ना ये कंपनी। तो यहाँ पे पेटेंट वगैरह के कारण वो पॉसिबल हो पाता है। दूसरा आपका आईपी का फॉर्म है कॉपीराइट। कॉपीराइट किस चीज़ के लिए? जैसे आपने कोई किताब लिख दिया, कोई कला वगैरह, मतलब कोई म्यूजिक आपने बना दिया, तो इसके लिए आपको कॉपीराइट उसका मिलेगा। जब भी उसका इस्तेमाल किया जाएगा तो आपको उसका पैसा मिलता है। ठीक है, भारत में आमतौर पे कॉपीराइट 60 साल के लिए दिया जाता है, जबकि वर्ल्ड में ये 50 साल के लिए है, बाकी देशों में यूजुअली इतना ही होता है। ठीक है, फिर ट्रेडमार्क भी एक तरीका है आपका, उसको मतलब कि जो भी आपके बौद्धिक संपदा है उसको सुरक्षित रखने का। इसमें क्या होता है कि जैसे टाटा है, अभी टाटा के नाम पे कोई दूसरा ब्रांड कार बना दे, कोई आदमी आए वो अपना कार बनाए और उसका नाम टाटा के नाम पे रख दे, या फिर कोई नमक बना दे उसका नाम टाटा के नाम पे रख दे, तो भाई इससे टाटा कंपनी को तो नुकसान होगा ना। तो टाटा क्या करेगी कि अपने नाम को ट्रेडमार्क करवा लेगी। अब जैसे ट्रेडमार्क हो जाएगा तो टाटा का नाम कोई और इस्तेमाल नहीं कर सकता है। ठीक है, यानी कि ये ब्रांड नाम के लिए आप कर सकते हो, लोगो उसका कोई स्पेसिफिक लोगो है, देखो ना एक कंपनी की एक अलग तरीके की लोगो होती है, उसका इस्तेमाल कोई और नहीं करता है। क्यों नहीं करता? क्योंकि उसने उसका ट्रेडमार्क ले रखा होगा। ये यूजुअली जो है वो 10 साल के लिए होता है, 10 साल तक इसका इस्तेमाल कोई और नहीं करेगा, लेकिन आप बार बार इसको क्या कर सकते हो, रिन्यू करवा सकते हो। क्लियर? उसी तरीके से जीआई टैग होता है, भौगोलिक संकेतक, यानी कि ये जो जो किसी खास क्षेत्र है वहीं पे कोई प्रोडक्ट बन रहा हो, कि जैसे बनारसी साड़ी हो गया, आपका दार्जिलिंग का जो चाय है वो हो गया, ठीक है, बासमती चावल हो गया भारत का। तो जब किसी खास उत्पाद जो उस खास क्षेत्र में ही होती है उसको पहचान देने के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए जीआई टैग आपका दिया जाता है। ये भी एक तरीका है किसका? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का, बौद्धिक संपदा का ही। फिर कुछ और तरीके का आपका आईपी होता है, जैसे औद्योगिक डिजाइन हो गया, किसी ने क्या किया कि कार का अलग से डिजाइन सिर्फ बनाया है, या कोई मोबाइल फ़ोन का एक अलग डिज़ाइन बना ले, तो वो भी क्या है, एक तरीके का बौद्धिक संपदा है, क्योंकि वो डिज़ाइन भी बिकता है बहुत महंगे में। व्यापार सीक्रेट होता है किसी कंपनी का, इसमें पेटेंट करवाने के बहुत, मतलब सीक्रेट बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये भी उसका क्या होता है, एक तरीके का आईपी है। जैसे कोका कोला सबसे फेमस माना जाता है कि कोका कोला में मिलाया क्या जाता है किसी को मालूम नहीं है, तो वो उसका ट्रेड सीक्रेट है, व्यापार रहस्य। ठीक है, तो ये सारे आपके बौद्धिक संपदा के प्रकार हो गए और उससे रिलेटेड सारी चीज़ें हो गई। ठीक है, अब ये जो ट्रिप्स है, ट्रिप्स ने क्या बोला, ये जो समझौता हुआ, उसने कहा कि हम आपके इन सारी चीज़ों की, यानी कि पेटेंट दे करके, कॉपीराइट्स दे करके, जैसे एक देश में पेटेंट दिया गया, देखो एक बारी मुझे 1 मिनट और दो इसमें, जैसे ये तो तरीके हो गए, लेकिन इसका ट्रिप्स से क्या संबंध होगा? तो जब एक देश से, मान लो कि अमेरिका की कोई कंपनी होगी, वो ड्रग जिसने बनाया होगा, वो दवाई मनमूलक कैंसर वाली, अब वो जाकर के अमेरिका में बनाई होगी उसने, लेकिन भारत में जाकर के बेचे। अब भारत सरकार बोले कि नहीं हम इसको नहीं मानते, तो ये तो चलेगा नहीं ना। तो डब्ल्यूटीओ में जब समझौता हो गया तो माने कि सारे देश मानेंगे जो उसके सदस्य देश हैं, तो इसीलिए पेटेंट वगैरह, कॉपीराइट, ये सारी चीज़ जो है इसको विदेशों में भी माना जाए, इसके लिए ट्रिप्स जो है वो समझौता है। ठीक है, चलो अब इसमें कुछ फ्लेक्सिबिलिटी भी दी गई है, कुछ लचीलापन भी प्रदान किया गया है सरकारों को। क्या होता है उसमें? सबसे पहला है अनिवार्य लाइसेंसिंग का। इसमें देखो होता क्या है कि मान लो कि उस कंपनी ने जिसने अनुसंधान किया था कैंसर की दवा बना दी, अब इसने कैंसर की दवा का दाम रखा ही है 5 लाख रुपये। अब सोचो गरीब आदमी इसको अफोर्ड कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा। तो ऐसे में सरकार क्या करे? नियम फॉलो करे डब्ल्यूटीओ का, या फिर गरीब आदमी को कैंसर से बचाए? क्या करेगी आप सोचो खुद। तो इसमें जब कोई इमरजेंसी कंडीशन आ जाएगी या फिर सरकार को लगेगी कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो इस नियम को सरकार बाईपास भी कर सकती है। फिर कोई और कंपनी होगी, सरकार उसको लाइसेंस दे सकती है। जैसे एक कंपनी ए ने बनाया था, कंपनी बी को सरकार बोलेगी कि हम आपको लाइसेंस देते हैं, आप यही सेम दवा जो है वो आप बना सकते हो, बिना कोई रिसर्च वगैरह, बिना मतलब पेटेंट जिसने करवाया होगा उसकी बिना अनुमति के भी आप बना सकते हो, क्योंकि सरकार बोल रही है सारी चीज़।
ठीक है। तो यानी कि इस फ्लेक्सिबिलिटी को ट्रिप्स के अंतर्गत प्रदान किया गया ताकि लोगों के जान को मतलब थोड़ा सा कल्याण भी इसमें किया जा सके, समाज को थोड़ा बचाया भी जा सके, ठीक है। जैसे यहाँ पे अब 5 लाख में ये दवा बना रही थी, अब ये बनाएगी तो हो सकता है आपका, क्योंकि अब खर्च इसका बहुत कम हुआ है ना, अनुसंधान में तो इसका कोई खर्च नहीं हुआ, सिर्फ दवा बनाने में खर्च होगा, तो हो सकता है 50,000 की दवा हो जाइए, तो यहाँ पे फ़ायदा हो जाएगा गरीबों को, है ना। तो इन सारी चीज़ों के लिए यहाँ पे थोड़ी सी छूट है। फिर एक है आपका समानांतर आयात, पैरेलल इंपोर्टिंग। इसमें क्या होगा कि बिना जो पेटेंट वाला कंपनी होगा उसकी मंजूरी की सरकार जो है वो जिस देश में उसका प्रोडक्ट सस्ता मिल रहा होगा वहाँ से आयात कर सकती है। इसमें भी देखो लोग बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ करते हैं, मैं बता देता हूँ। देखो जैसे ये कंपनी मान लो कि फाइज़र है, अब फाइज़र ने एक दवा बना दी, ये दवा यूएसए की कंपनी, सपोज करो मतलब यूएस की कोई कंपनी मान लेते हैं, इसने एक दवा बनाई और यूएसए में बेच रही है दवा ये 5,000 की, ठीक है। अब भारत में ये बेच रही है आपका 500 रुपये की। अब यूएसए गवर्नमेंट देख रही है कि यार ये तो भारत में सस्ता बेच रहा है, हमारे यहाँ महंगा बेच रहा है, तो यूएसए गवर्नमेंट क्या करेगी, भारत से सेम दवा, सेम कंपनी की सेम दवा जो है वो भारत से इंपोर्ट करने की अनुमति दे देगी। इसको बोलते हैं पैरेलल इंपोर्टिंग, समानांतर आयात, ठीक है। तो इसकी मंजूरी भी यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे राहत प्रदान की गई है ट्रिप्स के भीतर। फिर एक होता है ट्रिप्स प्लस। ट्रिप्स प्लस क्या है, एक मिनट। फिर एक होता है आपका ट्रिप्स प्लस। इसमें क्या होता है कि मान लो कि एफटीए वाला जो कॉन्सेप्ट आपको बताया कि कुछ देश जो है वो आप अपने मतलब कि समझौता कर लें और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लें, मुक्त व्यापार समझौता कर लें, और साथ में ये बोलें कि हम ये जो आपको WTO के तहत जितना आपको सुरक्षा मिल रहा है ट्रिप्स के तहत, मान लो कि यहाँ पे 20 साल का आपको यहाँ पे मिल गया कि 20 साल तक आपका पेटेंट को यूज नहीं करेगा, साथ में आपको एक दो और एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको उस कंपनी को दे दिया जाए और ज़्यादा एक लेयर सिक्योरिटी जोड़ दिया जाए, तो उसको बोलते हैं ट्रिप्स प्लस। जैसे जेड सिक्योरिटी होती है, अब इसी में थोड़ा सा और सिक्योरिटी दे दी जाए तो जेड प्लस हो जाता है ना। जैसे इसका फेमस एग्जांपल है डेटा एक्सक्लूसिविटी का। इसमें क्या होता है कि मान लो कि किसी कंपनी ने अपना रिसर्च वगैरह किया, सरकार को डेटा दिया, पेटेंट करवाया, अब सरकार बाद में क्या करती है, जेनरिक कंपनियों को वो डेटा देती है। सरकार यहाँ पे बोले कि अगर एफटीए के तहत कि हम वो डेटा किसी को नहीं देंगे, साथ में आपको पेटेंट वाला सुरक्षा भी दे रहे हैं, तो एक लेयर और जुड़ गया ना, तो इसको हम लोग ट्रिप्स प्लस बोलते हैं, मतलब ट्रिप्स पे थोड़ा सा और सिक्योरिटी दे देना। चलो अब कुछ और जो एग्रीमेंट है उसको देख लेते हैं WTO का। तो 3 हमने उधर देखा, चौथा है आपका SPS, सैनिटरी एंड फाइटो सैनिटरी मेजर। देखो क्या है ना कि WTO यहाँ पे बोलता है कि अगर किसी देश को ऐसा लगता है कि जब कोई व्यापार हो रहा हो किसी चीज़ का और उस व्यापार से उसके नागरिकों को, उसके पशुओं को, वहाँ के पौधों को जो असुरक्षा हो सकती है, कुछ खतरा हो सकता है, तो उसके लिए वो यहाँ पे नियम बना सकता है। इसी को बोलते हैं सैनिटरी एंड फाइटो सैनिटरी मेजर्स। सैनिटरी का मतलब हो गया कि जो आपके लोग हैं और पशु हैं उसकी सुरक्षा, फाइटो सैनिटरी का मतलब पौधों की सुरक्षा। लेकिन WTO साथ में ये भी कहता है कि भाई इस नियम का उपयोग करके ऐसा ना हो कि आप इसका कुछ गलत फ़ायदा उठा करके आप किसी का सामान अपने देश में आने ही मत दो, इम्पोर्ट बैन कर दो। जैसे पोल्ट्री वगैरह का केस है, अगर मान लो कि किसी देश में बर्ड फ्लू फैल गया और वहाँ से पोल्ट्री आयात हो रहा था भारत में, अब भारत ये मना कर सकता है कि भाई आपके यहाँ बर्ड फ्लू फैला हुआ है तो हम उस पोल्ट्री को नहीं खरीदेंगे क्योंकि उससे बीमारियाँ हमारे यहाँ भी हो सकती है। लेकिन मान लो कि किसी देश में ऐसा कुछ हुआ नहीं हो, फिर भी वो देश उसके पोल्ट्री को मतलब कि खरीदने से मना कर दे ज़बरदस्ती कि हाँ इसकी कुछ बीमारियाँ हैं या फिर ये है, जबकि वैसा कुछ रहे बिना, तो ये मतलब कि गलत तरीके से भी इसका इस्तेमाल हो सकता है। तो WTO इसके लिए मना करता है। लेकिन जब जेन्युइन मुद्दा हो तो ये देश जो है अपनी सुरक्षा के लिए इस चीज़ को यूज कर सकते हैं। फिर अगला समझौता है आपका TBT, टेक्निकल बैरियर टू ट्रेड। इसमें देखो क्या होता है कि WTO ये कोशिश करता है इसमें कि बहुत सारे देश अपना तकनीकी मानक बना देते हैं। जैसे ISI मार्का है भारत में, अगर इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट कोई बेचना चाह रहा है भारत में तो उसको कुछ नियम फॉलो करने होंगे, कुछ सेफ्टी स्टैंडर्ड फॉलो करना होगा ताकि सुरक्षा जो है सुनिश्चित की जाए। उसी तरीके से आपका फूड के लिए एक मार्क वगैरह होता है, यानी कि कुछ नियम बनाते हैं देश, कुछ मानक बनाते हैं। WTO इस समझौते के माध्यम से इस चीज़ को इंश्योर करना चाहता है कि यहाँ पे ज़बरदस्ती जो है किसी मानक का इस्तेमाल करके गलत तरीके से किसी देश का सामान आने से रोका ना जाए। ठीक है, जैसे मैंने बोला कि अल्फांसो आम का भी एग्जाम्पल आप इसमें ले सकते हो। अल्फांसो आम में अभी जापान ने कहा कि आपका क्वालिटी ख़राब है, क्वालिटी उस तरह से नहीं जिस तरह से जापान में आम का होना चाहिए, और इसके करके एक्सपोर्ट जो है वो रोक दिया गया, मतलब इंपोर्ट, मतलब कि भारत से आम को जो है आने नहीं दिया जा रहा। ऐसा ही यूरोपियन यूनियन करती रहती है भारत के सामान को लेकर के, या फिर अमेरिका कभी कभी करता है। तो इसमें TBT इस चीज़ के लिए है कि ऐसा जो है ना हो ज़्यादा से ज़्यादा। फिर एक होता है आपका ट्रिम्स। ट्रिम्स क्या है कि अगर कोई विदेशी निवेशक है और भारत में निवेश कर किसी देश में निवेश करना चाहता है, भारत का एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लो कि टेस्ला आना चाहती है भारत में, टेस्ला आ गई भारत में, एलन मस्क ने इन्वेस्ट किया, तो यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा मतलब कि फिजूल की शर्तें बस ना लगा दो।
जैसे भारत सरकार यहाँ पे बोले टेस्ला को कि आप फैक्ट्री लगाओ, निवेश लाओ, कोई दिक्कत नहीं, प्रॉफिट कमा के जाओ, इस देश से दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, जितने भी आप कारें बनाओगे ना, कार बनाने के लिए जितने भी कंपोनेंट की जरूरत पड़ेगी 50% कंपोनेंट भारत से ही आपको खरीदने पड़ेंगे, भारत की कंपनियों से ही। अब ऐसे में हो सकता है टेस्ला का प्रोडक्ट यहाँ पे मतलब पार्ट वगैरह मिले ही नहीं, तो इसमें तो इसको दिक्कत हो जाएगी ना। तो इस सारे नियमों पे जो है इस समझौते के तहत रोक लगाई गई है ट्रिम्स के तहत। ट्रिम्स का फुल फॉर्म होता है ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर, यानी कि जो निवेश करना चाहते हैं निवेशक, उनके लिए बहुत ज़्यादा बाधा वगैरह नहीं पैदा की जाए। ठीक है, चलो अब भारत और डब्ल्यूटीओ को देखते हैं कि भारत के क्या मुद्दे रहे हैं और डब्ल्यूटीओ के साथ कैसा इसका जुड़ाव रहा है। देखो 1948 में जब गांठ बना तब भी भारत इसका संस्थापक सदस्य था। 1995 में जब आपका डब्ल्यूटीओ बना माराकेस एग्रीमेंट में, तब भी भारत इसका संस्थापक वहाँ पे सदस्य था। और भारत जो है एक अच्छा खासा बड़ा देश है, विकासशील देशों की आवाज़ को बहुत ज़्यादा ये डब्ल्यूटीओ में उठाता रहता है। ठीक है, तो भारत ग्लोबल साउथ की आवाज़ के रूप में आपका काम करता है। ग्लोबल साउथ मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि कोई ऐसा नहीं कि सदर्न कंट्री में मतलब सदर्न हेमिस्फीयर में भारत है, नहीं। भारत क्या है कि दो तरीके से आपको बांटा गया है पूरे विश्व को। विकास के आधार पे जो विकसित देश है उसको ग्लोबल नॉर्थ कहा जाता है, और जो विकासशील और गरीब देश होते हैं उसको ग्लोबल साउथ कहा जाता है। बस इतना आपको ध्यान रख लेना है। ठीक है, तो भारत क्या है, विकासशील देश है, ग्लोबल साउथ में आता है। क्या क्या प्रमुख मुद्दे हैं भारत के, तो सबसे पहला मुद्दा तो यही है आपका खाद्य सुरक्षा वाला। ठीक है, इसमें एमएसपी की बात हुई थी पीछे। एमएसपी में देश जो है वो हो हल्ला करते रहते हैं कि भाई जब भारत ज़्यादा एमएसपी देगा तो ज़्यादा उत्पादन होगा, तो ये मतलब कि व्यापार को क्या कर सकता है, विकृत कर सकता है। दो वैसी सारी सब्सिडी, वैसे सारे सरकार की सहायता जो व्यापार को विकृत कर देगी, उसको डब्ल्यूटीओ ने मना किया है, उस पर लिमिट लगाई है। उसी तरीके से आपका जो पीडीएस प्रणाली है उस पर जो है विकसित देश हल्ला करते रहते हैं कि भारत जो ये दे रहा है इस पर जो है रोक लगा। ठीक है, और ये सारे किस में आता है, आपका एम्बर बॉक्स में आता है, 10% में आता है। तो चूंकि भारत थोड़ा सा ज़्यादा देता है, तो आपका जो विकसित देश है वो आपको बोलते हैं कि भारत देखो देखो इसका उल्लंघन कर रहा है। अब भारत बोलता है कि भाई हमारे यहाँ गरीबी ज़्यादा है, तुम्हारे यहाँ कम है, तो क्या हम अपने किसानों को सपोर्ट नहीं करें। तो भारत इसीलिए इसके समाधान की मांग कर रहा है कि इस मुद्दे का कुछ हल निकालो। ये जो आप 10% का कैप लगा दिए हो ना, और ये जो हो हल्ला करते रहते हैं, इसका कुछ सोल्यूशन निकालो। तो ये जो उल्लंघन का मुद्दा था, इसको लेकर के विवाद काफ़ी बढ़ गया। तो 2013 में इसके लिए एक समाधान निकाला गया, बाली में समझौता हुआ। बाली में जो मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें एक समझौता हुआ, और इसको हम लोग पीस क्लाउज के नाम से जानते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप इंडिया के पर्सपेक्टिव से इसको देखो तो। इसमें क्या कहा गया विकसित देशों के द्वारा कि जब तक कुछ समाधान इसका प्रॉपर हम लोग परमानेंट समाधान ना निकालें, भारत अस्थायी समाधान की मांग कर रहा है, तो यहाँ पे कहा गया कि जब तक कोई अस्थायी समाधान नहीं निकल जाता है तब तक पीस क्लाउज के तहत भारत जो एमएसपी वगैरह दे रहा है ये सारी चीज़ें दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ये व्यवस्था भारत के लिए की गई है। और भारत के मुद्दे क्या हैं, एक मुद्दा है ई कॉमर्स मोरेटोरियम का। देखो क्या होता है ई कॉमर्स मोरेटोरियम, जैसे क्या है ना कि आप एक सामान को ले जाते हो दूसरे देश में, व्यापार करते हो उसका। मान लो कि यहाँ पे कोई प्रोडक्ट बनाया चावल का, मान लो कि भारत से अमेरिका गया, या अमेरिका से कोई सामान भारत आया, तो सीमा पार करोगे तभी तो आओगे, और सीमा पे बैठे हुए हैं कौन, आपका कस्टम वाले। उधर से आप जब भी कोई वस्तु का व्यापार करोगे तो आपको सीमा शुल्क देना होगा, इंपोर्ट ड्यूटी देना होगा। लेकिन क्या हो कि अगर अमेरिका से कोई ई बुक सेल कर दी जाए भारत में, अभी ई बुक आई कस्टम अधिकारियों को पता चलेगा क्या कि इसका कोई फिजिकल रूप नहीं है ना, भौतिक रूप नहीं है, पता ही नहीं चलेगा। कोई सॉफ्टवेयर बेच दिया जाए तो इस पर चलो सरकार एक हद तक जीएसटी वगैरह तो लगा सकती है, लेकिन क्या सीमा शुल्क लगा पाएगी, नहीं लगा पाएगी। तो इसी चीज़ के लिए जितने भी आपके ई कॉमर्स प्रोडक्ट हैं, जो खास करके डिजिटल प्रोडक्ट है ना, जैसे आपका पीडीएफ हो गया, कोई मतलब कि ई बुक हो गया, बाकी सारी चीज़ सॉफ्टवेयर वगैरह हो गया, इन सब का जो व्यापार हो रहा है, सरकार बोलती है कि हमको इस पे भी क्या करो, हमको शुल्क लगाने दो, सीमा शुल्क लगाने दो। भाई जब वस्तु के फॉर्म में व्यापार, जैसे कोई किताब यहाँ से यहाँ जाए, अमेरिका से भारत आए, तो भारत सरकार उस पर अपना सीमा शुल्क लगा देगी। लेकिन यही किताब जब पीडीएफ के फॉर्म में आ जाए, ई बुक के फॉर्म में आ जाए, तो वो सरकार नहीं लगा पाएगी। तो भारत जैसे बहुत सारे जो विकासशील जो देश हैं वो इसकी मांग कर रहे हैं कि हमको क्या करो, ये जो सीमा शुल्क में अभी तक छूट दिया, अभी तक क्या है ना कि इसको छूट दिया गया है डब्ल्यूटीओ में, अभी तक कोई भी देश नहीं लगाते, लेकिन भारत जैसे लोग मतलब जो देश है मांग कर रहे हैं कि हमको लगाने दो, क्योंकि इससे क्या हो रहा है कि बहुत ज़्यादा हमको रेवेन्यू में नुकसान हो रहा है, पैसा हमारा जा रहा है इधर से। ठीक है, हमको ये वसूलने दो, ये जो आपका शुल्क है। क्लियर, चलो, क्योंकि ज़्यादातर जो प्रोडक्ट वगैरह ऐसे होते हैं वो विकसित देशों से आते हैं, अमेरिका वगैरह से, यूरोप से वगैरह से आते हैं। तो जब ये अगर भारत जैसे देश इस पर लगाएंगे शुल्क, तो भारत की आमदनी थोड़ी सी बढ़ेगी इससे। उसके बाद मत्स्य पालन सब्सिडी को लेकर के भारत का मुद्दा चलता रहता है, विकसित देश इसको भी लेकर के हो हल्ला करते हैं। जैसे क्या है ना, देखो
विकसित देशों के किसानों के पास जो मछुआरे हैं, उनके पास अच्छी खासी बोट है, अच्छी खासी टेक्नोलॉजी है, तो भारत को उस लेवल तक पहुंचने में अभी काफ़ी साल लगेगा। और पहुंचाने में अपने मछुआरों को, भारत सरकार को यहाँ पे कुछ मदद करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे कुछ जहाज़ वगैरह के लिए सब्सिडी भारत सरकार देती है, जो बोट वगैरह के लिए या फिर बाकी बहुत सारी चीज़ों के लिए सब्सिडी सरकार देती है। अब उस पर ये विकसित देश हो हल्ला करते रहते हैं। तो भारत बोलता है कि भाई हमारे मछुआरे बहुत छोटे हैं, ठीक है। और ये एक और हो हल्ला होता है कि ये मछुआरे जाते हैं, जब सरकार जैसे सहायता देगी तो ये अच्छे नाव वगैरह खरीदेंगे, अच्छे नाव खरीदेंगे तो समुद्र में ज़्यादा दूर तक जाएंगे, ज़्यादा दूर तक जाएंगे तो ज़्यादा मछलियाँ पकड़ेंगे। इससे ये लोग बोलते हैं विकसित देश कि इससे जो समुद्री संपदा है उसका दोहन हो रहा है, तो आप क्या करो कि थोड़ा कम करो, थोड़ा कम रियायत दो। लेकिन वही चीज़ है कि भाई जो अमेरिका का कोई मछुआरा ले लो, उसके पास फ्लीट होता है, बड़े बड़े जहाज होते हैं, और एक मिनट, समंदर में जो है जाकर के आपका वो उससे ज़्यादा मछलियाँ पकड़ते हैं भाई भारतीय मछुआरों से। तो ये लेकर के एक टसल चल रहा है, एक बहुत बड़ा मुद्दा है भारत के लिए, मत्स्य पालन सब्सिडी। ठीक है, चलो अब वर्तमान संकट और चुनौतियों को देखते हैं कि WTO में क्या क्या मुद्दा भी चल रहा है, क्या क्या चुनौती है। सबसे पहला तो चुनौती ये है कि जो अपीलीय निकाय जो बताया था स्ट्रक्चर में, संरचना में, कि जब आपका किसी देश के बीच विवाद हो जाए, उसके लिए एक आपका विवाद निपटान प्रणाली है आपका इसमें WTO में, तो वहाँ पे मामला दायर हो जाएगा। ठीक है, वहाँ से अगर सुनवाई नहीं हुआ तो उसके ऊपर था एक अपीलीय निकाय, पीछे हमने डिस्कस किया था इसको। इस अपीलीय निकाय में जो रिक्तियां हैं वो भरी ही नहीं जा रही है। 2019 से अमेरिका ने इसमें टांग अड़ा रखी है कि जो जजों की नियुक्ति है इसको होने ही नहीं दे रहा वो, जिसके कारण से ये जो सर्वोच्च न्यायालय यानी कि जो अपीलीय न्यायालय है WTO का, जो सुप्रीम कोर्ट की तरह होता है, ठीक है, लास्ट अपील की अदालत होती है और बाद में उसको मानना पड़ता है, अमेरिका ने इसको रोक रखा है। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। जब 19 से सोचो ना, बहुत सारा समय हो गया इसको लेकर के, अभी जब दिक्कत तो हो रही है ना, और लंबे समय तक आप नियुक्ति नहीं करोगे तो देश तो कुछ ना कुछ समाधान निकालेंगे। तो बहुत सारे देश मिलकर के इसके अस्थायी समाधान के रूप में एक संस्था बनाई है, आपका MPIA, मल्टी पार्टी इंटरिम अपील आर्बिट्रेशन। इसकी जगह पे मतलब ये तक बनाया कि जब तक नियुक्ति वगैरह नहीं हो जाती ये मामलों को देखेगी। लेकिन भारत ने मतलब कि भारत की हिस्सेदारी इसमें नहीं है। ठीक है, भारत इसका हिस्सा नहीं है, बस ये ध्यान रख लेना है। फिर अगला आपका चुनौती है संरक्षणवाद का, प्रोटेक्शनिज्म का। अभी आप देखते हो कि अमेरिका कुछ टैरिफ लगा देता है चाइना पे, चाइना कुछ टैरिफ लगा देता है आपका अमेरिका पे, 200% टैरिफ, 300% टैरिफ, जितना लगाना लगा रहा है दोनों मनमाने तरीके से। तो ये तो मजाक हो गया ना WTO के नियमों का। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ी समस्या हो गया। हर देश चाह रहा है अभी के समय में कि उसके देश में विदेशों से कम जो है वो आयात हो और अपने देश का प्रोडक्ट वगैरह जो है वो ज़्यादा यहाँ पे यूज़ करें। तो इसी को हम लोग संरक्षणवाद बोलते हैं, प्रोटेक्शनिज्म बोलते हैं, कि दूसरे देशों के उत्पाद को हतोत्साहित करना, उसको आने से रोकना। और टैरिफ के माध्यम से सारी चीज़ें की जा रही है। अमेरिका और चाइना तो इसका लाइव एग्जाम्पल है। ठीक है, तो इसकी जो प्रवृत्ति है बाकी सारे देशों में भी बढ़ रही है। फिर तीसरी समस्या है आपका कि देश अब क्या कर रहे हैं ना, जैसे WTO का भरोसा धीरे धीरे घटता जा रहा है। अभी देखो ना कि अपीलीय न्यायालय ठप है, अमेरिका वगैरह इसमें ज़बरदस्ती जो है वो आपका हस्तक्षेप कर रहा है और गलत तरीके से कर रहा है। तो देशों का भरोसा तो इससे टूटेगा ना। ऊपर से क्या कर रहे हैं कि जो ये सारे विकसित देश है, अमेरिका मान लो कि और यूरोपियन यूनियन वगैरह मान लो, ये सब आपस में ही कुछ समझौता कर ले रहे हैं WTO के बजाय। मतलब इसमें WTO को बाईपास कर करके अपने साथ ही कुछ समझौता कर लिया। ठीक है, भारत इसका विरोध करता है कि आप क्या करो, मल्टीलैटरल एग्रीमेंट करो, जो मतलब बहुत सारे उसमें देश होने चाहिए। ये नहीं कि कुछ 49 जैसे विकसित देशों के बीच व्यापार ज़्यादा होता है, अभी वही देश कुछ अपना एग्रीमेंट वगैरह कर लें तो भाई विकासशील देशों को तो इससे मुश्किल होगा ना। तो भारत इसका विरोध करता रहता है। तो एक चुनौती है। फिर ये जो विकासशील देशों के दर्जे की जो बात होती रहती है कि जो विकसित देश है, ये बोलते हैं कि कुछ देश विकासशील नहीं है फिर भी विकासशील होने का फायदा उठा रहे हैं, जैसे चाइना है। तो चाइना की इकोनॉमी बहुत बड़ी हो गई है। दक्षिण कोरिया है, ये भी लगभग विकसित देशों की तरह जो है, मतलब कि आपका इसका जो लक्षण है वो उस तरह से दिखता है। तो ये अमेरिका वगैरह बोलता है ना, या फिर यूरोपियन जो देश है, जो विकसित देश है, वो बोलते हैं कि भाई इसको आप विकासशील देशों की कैटेगरी से बाहर करो। जैसे क्या है ना कि यहाँ पे 3 कैटेगरी मैंने बोली थी, एक होता है विकसित देशों की कैटेगरी, विकासशील देशों की कैटेगरी, और आपका जो आपके कम विकसित देश हैं, जो गरीब देश है, उसकी कैटेगरी होती है। तो जब विकासशील देशों के रूप में कोई देश कैटेगराइज होता है ना, तो उसको कुछ फ़ायदा दिया जाता है, कुछ रियायत दी जाती है WTO से। हमने देखा पीछे कई मामलों में। तो जब चाइना विकासशील देश के रूप में रहेगा, दक्षिण कोरिया विकासशील देश के रूप में रहेगा, तो इसको कुछ फायदा मिलेगा। अब US को इसको ये चीज़ पसंद नहीं है, तो इसका हो हल्ला चलता रहता है। ठीक है, ये सारी चुनौतियां हैं। अब कुछ जो ज़रूरी मंत्रिय स्तरीय सम्मेलन हुए हैं अभी तक, जो 2 सालों पे एक बार होता है, उसको कुछ देख लीजिए। इसमें बहुत ज़रूरी फैसले लिए गए, पूछा जा सकता है आपसे। सबसे इंपॉर्टेंट आपका 2001 में हुआ था दोहा कतर में।
ठीक है। इसमें क्या हुआ था कि एक एजेंडा आया था जिसको दोहा विकास एजेंडा, दोहा डेवलपमेंट एजेंडा बोलते हैं, डीडीए। इसमें लेकिन कोई आपका आगे बातचीत हो नहीं पाई, अभी तक ये मामला अटका हुआ है। ठीक है, मतभेद है विकसित और विकासशील देशों की जो आपका हमेशा रहता है, तो ये अटक गया मामला। ठीक है, तो इसमें ध्यान रखना है कि दोहा एजेंडा 2001 मतलब एक में आया था, दोहा में जो कॉन्फ्रेंस हुआ था मिनिस्ट्रियल, उसमें। फिर MC9 हुआ आपका, वो MC4 था, ये MC9 मतलब मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस 9, मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस 4, इसीलिए शॉर्ट में इसको MC बोलते हैं। फिर बाले में हुआ 2013 में, बहुत इंपॉर्टेंट, इंडोनेशिया में। यहाँ पे पीस क्लाउज जो हमने पीछे देखा, जो भारत को अभी दिया गया है एक तरह का सुरक्षा, ये यहीं पे आया था। फिर यहाँ पे TFA का एक कॉन्सेप्ट आया था, ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट, व्यापार सुविधा समझौता, की ये जो देश लाल फीताशाही करते रहते कि जैसे लाइसेंसिंग वगैरह के नाम पे आपने सामान अटका दिया, या फिर आपके अफसरों ने करप्शन के नाम पे कुछ चीज़ें अटका दी, इसको यहाँ पे खत्म करने की बात की गई, कम करने की बात की गई, और पीस क्लाउज यहाँ पर लाया गया। फिर 2022 में जेनेवा में होता है MC12। ठीक है, इसमें जो मत्स्य पालन को लेकर के सब्सिडी का मसला चल रहा था भारत का, और या फिर ये सारे, उसमें एक समझौता यहाँ पे होता है। फिर अबू धाबी में आपका 2024 में हुआ, और यहाँ पे ध्यान ये रख लेना है कि जो 166 मैंने आपको बताया ना, तो इसमें से 2 सबसे नए सदस्य हैं, कोमोरोस और तिमोर लेस्ते, ये सबसे नए सदस्य हैं जो जुड़े हैं आपका WTO में। तो इसी मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस में इसको जोड़ा गया था। ठीक है, और जो ई-कॉमर्स पे जो मोरेटोरियम का बात हो रहा था, ई-कॉमर्स मोरेटोरियम यानी कि जो डिजिटल प्रोडक्ट का आदान प्रदान हो रहा है, मतलब बेचा जा रहा है सीमा पार, उसको लेकर के जो छूट थी 2026 तक बढ़ा दी गई थी, कि अभी सरकार मतलब कि कोई देश की जो सरकार है उस पर टैक्स वगैरह, इंपोर्ट ड्यूटी, सीमा शुल्क इस पर नहीं लेंगे। ठीक है, और 2026 में अभी हाल ही में हुआ है कैमरून में। इसमें चूंकि हमने देखा कि बहुत सारी चुनौतियां थी, खास करके जो आपका मुद्दा था अपीलीय प्राधिकरण में नियुक्ति वाला, यानी WTO में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रहा है। इसीलिए इसमें ये उम्मीद की जा रही थी कि ये आपका जो रिफॉर्म इसमें काफ़ी सारा होगा, लेकिन क्या है कि बहुत यहाँ पे कुछ काम उस तरह से नहीं हो पाया जिस तरह से लोगों ने सोचा था, देशों ने सोचा था, और मतभेद वगैरह जो है ये सारी चीज़ें यहाँ पे रही। ठीक है, लेकिन ये जो आपका मोरेटोरियम वाला मुद्दा था, ई-कॉमर्स मोरेटोरियम वाला, इसको जो 2026 तक बढ़ाया गया था, इसको वापस से आगे एक्सटेंड नहीं किया गया। मैं आपको ये बता देता हूँ, अब आगे एक्सटेंड नहीं किया गया, इसका मतलब क्या है कि टैक्स वैक्स लगा सकते हैं देश, तो इस पर कोई बातचीत अभी तक नहीं हुई। ठीक है, लेकिन एक्सटेंड ये नहीं हुआ है। तो ये पूरा का पूरा आपका WTO का चैप्टर था। आई होप आपको समझ में आया होगा। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। अगर कहीं पे फिर भी आपको डाउट है, जाहिर सी बातें रह सकती है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, तो उन डाउट को आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताओ। मेरी कोशिश होगी कि उसको सॉल्व की जा सके। ठीक है, अगर आपके दिमाग में कोई सुझाव हो तो वो भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हो। धन्यवाद।